दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज हम टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स पढ़ने वाले हैं। ये वही फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कि आपकी वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस इंप्रूवमेंट जैसे क्वेश्चंस में बार बार देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हैं तो इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स बिगिन आवर टॉप 50 फ्रेजल वर्ब्स एंड बूस्ट योर प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चलिए आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज को हमारा सबसे पहला फ्रेजल वर्ब आता है अकाउंट फॉर। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर समथिंग, यानी कि किसी चीज का कारण बताना, किसी बात की व्याख्या करना। ठीक है, यानी कि अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी चीज की वजह या फिर रीजन एक्सप्लेन करना। जैसे जब आपको कोई पूछता है कि ये ऐसा क्यों हुआ या फिर तुमने ऐसा क्यों किया या फिर इस बात का रीजन क्या है और आप उसका एक्सप्लेनेशन देते हो, तब आप क्या कर रहे होते हो? तब आप उसका अकाउंट फॉर कर रहे होते हो, यानी कि तब आप अकाउंट फॉर मतलब कि यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप ऑफिस या फिर स्कूल जो है वो लेट पहुंचते हो, टीचर या फिर बॉस आपसे पूछते हैं कि व्हाई वर यू लेट, तो आप बताते हो कि भाई ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा था, बस मिस हो गई, टिफिन पैक नहीं हुआ था या फिर मैं लेट उठा था। यानी कि आप क्या कर रहे हो कि आपके लेट आने को अकाउंट फॉर कर रहे हो, यानी कि उसका रीजन बता रहे हो। इसी तरह अगर किसी स्टूडेंट के एग्जाम में एक्सपेक्टेड से कम मार्क्स आते हैं तो टीचर पूछ सकते हैं कि कैन यू अकाउंट फॉर योर लो मार्क्स, मतलब कि क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों आए हैं। हो सकता है स्टूडेंट बोले कि मैं बीमार था या फिर मेरी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई थी, तो ये सब उस रिजल्ट को क्या करना हुआ? अकाउंट फॉर करना हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। सिंपल वर्ड्स में अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी बात की वजह या फिर एक्सप्लेनेशन देना, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अकाउंट फॉर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, कैन यू अकाउंट फॉर योर एब्सेंस यस्टरडे। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि क्या तुम कल अपनी नॉन अटेंडेंस का रीजन बता सकते हो, यानी कि सामने वाला पूछ रहा है कि तुम जो है वो कल क्यों नहीं आए थे और उसके एक्सप्लेनेशन क्या है। अगर आप बोलो कि आई वॉज सिक या फिर देयर वॉज अ फैमिली इमरजेंसी, तो आप अपनी एब्सेंस को अकाउंट फॉर कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि अकाउंट फॉर यानी क्या होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला अगला हमारा फ्रेजल वर्ब आता है बैंग अप। दोस्तों बैंग अप का क्या मतलब होता है? टू डैमेज समथिंग बैडली स्पेशली इन एन एक्सीडेंट, यानी कि किसी चीज को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाना, तोड़ फोड़ देना। ठीक है, बैंग अप का मतलब होता है किसी चीज को बुरी तरीके से डैमेज कर देना, खासकर जब एक्सीडेंट या फिर किसी जोर की टक्कर की वजह से नुकसान हो, तब हम क्या कहेंगे? उसे बैंग अप कहेंगे। ठीक है, मान लो किसी ने जो है वो बाइक तेज स्पीड में जो है वो चलाते वक्त एक पोल से यानी कि खंबे से टकरा दी, बाइक की जो है वो हेडलाइट टूट गए, बॉडी पर स्क्रैचेस आ गए और बम्पर भी पूरी तरीके से डैमेज हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि उसने अपनी बाइक बैंग अप कर दी। ठीक है, इसी तरह अगर कोई अपनी नई कार को पार्क करते वक्त जो है वो दीवार से टकरा देता है और कार पर जो है वो डेंट्स आ जाते हैं, स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो लोग बोल सकते हैं कि ही रियली बैंग अप हिज कार, यानी कि उसने अपनी कार को काफी नुकसान पहुंचाया। सिंपल वर्ड में आपको क्या ध्यान रखना है कि बैंग अप का मतलब होता है किसी चीज को बुरी तरीके से डैमेज कर देना, खासकर एक्सीडेंट या फिर किसी टक्कर की वजह से, तो उसे हम जो है वो बैंग अप होना कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, ही बैंग अप हिज कार इन अ माइनर एक्सीडेंट। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने एक छोटे से एक्सीडेंट में अपनी कार को काफी डैमेज कर दिया, यानी कि एक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा तो नहीं था लेकिन कार पर जो है वो डेंट्स आ चुके थे, स्क्रैचेस आ चुके थे या फिर कोई दूसरा जो है वो टूट फूट वाला नुकसान हो चुका था। इसीलिए यहाँ पर हमने जो है वो बैंग अप का यूज किया है, जो बताता है कि कार बुरी तरीके से डैमेज हो गई। आई होप आपको ये भी समझ आ चुका है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है आस्क फॉर। आस्क फॉर का क्या मतलब होता है? टू रिक्वेस्ट और डिमांड समथिंग। ठीक है, किसी चीज की मांग करना, किसी चीज के लिए पूछना, उसे हम जो है वो आस्क फॉर कहते हैं। यानी कि आस्क फॉर का मतलब होता है किसी चीज को मांगना या फिर उसके लिए रिक्वेस्ट करना। जब आपको किसी से मतलब कि कोई चीज चाहिए होती है और आप उसे जो है वो पोलाइटली या फिर डायरेक्टली जो है वो डिमांड करते हो, तो आस्क फॉर का हम यूज कर सकते हैं। मान लो कि आप जो है वो रेस्टोरेंट में जाते हो और वेटर से कहते हो कि कैन आई हैव सम वाटर, यानी कि आप पानी आस्क फॉर कर रहे हो, यानी कि पानी के लिए पूछ रहे हो, कह रहे हो कि मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है क्या। इसी तरह अगर क्लास में आपको टीचर की हेल्प चाहिए और आप उनसे जो है वो हेल्प मांगते हो, तो आप आस्किंग फॉर हेल्प कर रहे हो। एक और एग्जाम्पल लो, आप मान लीजिए कि ऑफिस में काम कर रहे हो और आपको जो है वो 2 दिन की छुट्टी चाहिए। ठीक है, लीव चाहिए, आप मैनेजर से जो है वो लीव की रिक्वेस्ट करते हो, तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि यू आस्क फॉर लीव।
ओके, यानी कि आपने छुट्टी मांगी। सिंपल वर्ड्स में याद रखिए कि आस्क फॉर का मतलब होता है किसी चीज को मांगना या फिर उसके लिए रिक्वेस्ट करना। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, शी आस्क फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि उसने एक गिलास पानी मांगा, यानी कि उस लड़की को पानी चाहिए था, इसलिए उसने किसी से एक गिलास पानी की रिक्वेस्ट की। यहाँ पर आस्क फॉर यूज इसलिए हुआ क्योंकि वो किसी चीज की मतलब कि मांग कर रही थी, किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। तो इस तरीके से हमको समझना है कि आस्क फॉर का मतलब क्या होता है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है बार्ज इन। दोस्तों बार्ज इन का क्या मतलब होता है? टू एंटर अ प्लेस और कॉन्वर्जेशन सडनली विदाउट परमिशन, यानी कि बिना इजाजत के, बिना परमिशन के अचानक से अंदर आ जाना या फिर बीच में जबरदस्ती घुस जाना, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बार्ज इन करना कहेंगे। बार्ज इन का क्या मतलब होता है? बिना परमिशन के अचानक जो है वो किसी रूम में, किसी जगह में या फिर किसी कॉन्वर्जेशन में जो है वो घुस जाना। जब कोई इंसान जो है वो नॉक किए बिना रूम में आ जाता है या फिर दो लोग बात कर रहे होते हैं तो कोई तीसरा बीच में जो है वो बिना पूछे मतलब कि बोलना शुरू कर देता है, तब हम जो है वो बार्ज इन का यूज कर सकते हैं। मान लो दो फ्रेंड्स किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मतलब की बात कर रहे हैं, तभी एक और फ्रेंड जो है वो बिना कुछ मतलब कि कहे उनके बीच में आकर बोलना शुरू कर देता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे कि ही बार्ज इन ऑन देयर कॉन्वर्जेशन, यानी कि वो बिना परमिशन के उनकी बात में बीच में घुस गया। इसी तरह अगर आप मान लीजिए कि रूम में पढ़ रहे हो और कोई फैमिली मेंबर बिना नॉक किए सीधा रूम में आ जाता है, तो आप कह सकते हो कि ही बार्ज इनटू माय रूम, यानी कि वो बिना इजाजत के, बिना परमिशन के अचानक से मेरे रूम में आ गया। सिंपल वर्ड्स में याद रखना है कि बार्ज इन का मतलब होता है बिना परमिशन के अचानक किसी जगह या फिर किसी बात के बीच में घुस जाना, तो उसे हम बार्ज इन कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, ही बार्ज इनटू माय रूम विदाउट नॉकिंग। इस सेंटेंस का मतलब है कि वो बिना नॉक किए मेरे रूम में अचानक से आ गया, यानी कि उसने पहले परमिशन नहीं ली और सीधा मेरे रूम में एंटर कर गया। इसीलिए यहाँ पर हमने जो है वो बार्ज इनटू का यूज किया है, ठीक है, जो दिखाता है कि किसी ने बिना इजाजत के अचानक एंट्री ली है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि बार्ज इन यानी होता क्या है। इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है बियर अवे। बियर अवे का क्या मतलब होता है? टू कैरी और टेक समथिंग अवे, यानी कि किसी चीज को उठाकर ले जाना, साथ ले जाना, उसे हम जो है वो बियर अवे कहते हैं। बियर अवे का मतलब होता है किसी चीज को उठाकर या फिर अपने साथ ले जाना, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब अक्सर तब यूज होता है जब कोई इंसान, कोई हवा या फिर जो पानी है या फिर जो कोई दूसरी फोर्स है, यानी कि जो दूसरी ताकत है, किसी एक चीज को मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो उसे हम जो है वो बियर अवे करना कहते हैं। मान लो कि बहुत ही ज्यादा तेज हवा चल रही है और आपका जो कैप है, यानी कि आपकी जो सिर पर जो टोपी है, वो हवा के साथ उड़कर जो है वो दूर चली जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं द विंड बोर अवे हिज कैप। बोर हमने इसलिए बोला है क्योंकि ये बियर का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, यानी कि हवा उसकी कैप को अपने साथ उड़ाकर ले गई। इसी तरह अगर जो है वो बाढ़ का पानी बहुत ही तेज हो और वो मतलब कि लकड़ी के टुकड़े या फिर जो छोटी बोट होती है उसे अपने साथ बहा कर ले जाए, तो हम कहेंगे द फ्लड वाटर्स बोर अवे द बोट, यानी कि पानी उस बोट को अपने साथ ले गया। इस तरीके से, यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि बियर अवे का मतलब होता है किसी चीज को उठाकर ले जाना या फिर अपने साथ ले जाना या फिर किसी फोर्स का जो है वो मतलब कि अपने साथ जो है वो मतलब कि ले जाना, उसे हम क्या कहेंगे? बियर अवे कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द स्ट्रॉन्ग विंड बोर अवे द लीव्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि तेज हवा पत्तों को उड़ाकर अपने साथ ले गई, यानी कि हवा इतनी तेज थी कि पत्ते अपनी जगह पर नहीं रहे और हवा उन्हें दूर ले गई, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमने बोर अवे का यूज किया है, जो बताता है कि हवा किसी और को चीज मतलब कि किसी और चीज को अपने साथ ले जा रही है। इस तरीके से आपको समझना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है कॉल फोर्थ। कॉल फोर्थ का क्या मतलब होता है? टू कॉज समथिंग टू अपीयर और हैपन, यानी कि किसी चीज को उत्पन्न करना, किसी चीज को सामने लाना, उसे हम कॉल फोर्थ कहते हैं। कॉल फोर्थ का मतलब होता है किसी चीज को सामने लाना, पैदा करना या फिर किसी रिएक्शन, फीलिंग या फिर रिस्पॉन्स को जन्म देना, उसे हम कॉल फोर्थ कहते हैं, ठीक है। जब कोई बात, कोई इंसिडेंट या फिर कोई इंसान जो है वो किसी इमोशन को, रिएक्शन को या फिर किसी एक्शन को ट्रिगर करता है, तब कॉल फोर्थ जो है वो यूज किया जाता है। मान लो एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को इतनी इंस्पायरिंग स्पीच देते हैं कि सबके अंदर कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन आ जाता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं द टीचर्स स्पीच कॉल्ड फोर्थ कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट्स, यानी कि उस स्पीच ने स्टूडेंट्स के अंदर क्या कर दिया? कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया, जगा दिया। इस तरीके से हम कह सकते हैं। इसी तरह अगर मतलब कि किसी की अच्छी परफॉर्मेंस देखकर सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हिज परफॉर्मेंस कॉल्ड फोर्थ लाउड अपलॉज, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस ने सबको मतलब कि सबसे जो है वो तालियां बजवाने का जो रिएक्शन है वो पैदा कर दिया। यानी कि सिंपल वर्ड्स में याद रखिए कि कॉल फोर्थ का मतलब होता है किसी फीलिंग, किसी रिएक्शन या फिर रिस्पॉन्स को पैदा करना या फिर सामने लाना, तो उसे हम कहते
कहते हैं कॉल फोर्थ। ओके, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस है, हिज काइंड वर्ड्स कॉल फोर्थ अ स्माइल ऑन हर फेस। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसके प्यार भरे शब्दों ने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी, यानी कि उसकी अच्छी बातों की वजह से वो खुश हो गई, या फिर उसके चेहरे पर जो है वो बहुत ही अच्छी स्माइल आ गई। तो इसलिए यहाँ पर हमने जो है वो कॉल फोर्थ का यूज किया है, जो दिखाता है कि किसी बात ने एक रिएक्शन या फिर फीलिंग को जन्म दिया है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा फ्रेजल वर्ब आता है ड्रैग ऑन। ड्रैग ऑन का क्या मतलब होता है? टू कंटिन्यू फॉर लॉन्गर दैन एक्सपेक्टेड और डिजायर्ड, यानी कि जरूरत से ज्यादा देर तक चलते रहना या फिर लंबे समय तक खींचना, उसे हम कहते हैं ड्रैग ऑन। यानी कि ड्रैग ऑन का मतलब होता है कि जब कोई काम, कोई मीटिंग, कोई क्लास, कोई मूवी या फिर कोई भी सिचुएशन जितनी हम उम्मीद करते हैं उतनी उम्मीद से ज्यादा टाइम के लिए देर तक चलती रहती है और खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, तो उसे हम ड्रैग ऑन कहते हैं। ठीक है, किसी चीज को खींच लेना एक तरीके से। ड्रैग का क्या मतलब होता है? जैसे कि खींचना, यहाँ पर हम टाइम की बात कर रहे हैं। ओके, तो उस चीज का अगर मतलब कि टाइम अगर खींचा जा रहा है, लंबा किया जा रहा है, एक्सपैंड किया जा रहा है, तो वो होता है ड्रैग ऑन। जो मतलब कि जब आपको लगता है कि ये कब खत्म होगा, तो वहां हम जो है वो ड्रैग ऑन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि ऑफिस में एक मीटिंग जो है वो सिर्फ 30 मिनट की होनी थी, यानी कि आधे घंटे की मीटिंग होनी चाहिए थी, तो वो 2 घंटे तक चलती रही। सब लोग जो है वो बोर हो गए और मीटिंग जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकेंगे द मीटिंग ड्रैग्ड ऑन फॉर 2 आवर्स, यानी कि मीटिंग जो है वो जरूरत से ज्यादा देर तक चलती रही। इसी तरह अगर स्कूल की जो है वो एक बोरिंग क्लास बहुत ही लंबी चलती रहे, स्टूडेंट्स को लगे कि टाइम जो है वो निकल ही नहीं रहा, तो वो कह सकते हैं द क्लास ड्रैग ऑन फॉर एवर, यानी कि क्लास इतनी लंबी लग रही थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस तरीके से सिंपल वर्ड्स में याद रखिएगा कि ड्रैग ऑन का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा देर तक चलते रहना और बहुत लंबे समय तक खिंच जाना किसी चीज का, तो उसे हम कहते हैं ड्रैग ऑन। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, द मीटिंग ड्रैग्ड ऑन फॉर आवर्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि मीटिंग जो है वो घंटों तक चलती रही, यानी कि मीटिंग जो है वो एक्सपेक्टेड टाइम, यानी कि जितना टाइम ठहराया गया था या फिर जितना टाइम लोगों ने सोचा था उस टाइम से बहुत ही ज्यादा देर तक चली और जल्दी खत्म मतलब कि नहीं हुई। तो यहाँ पर ड्रैग ऑन का यूज हमने इसलिए किया है जो बताता है कि कोई काम या फिर कोई इवेंट जो है वो जरूरत से ज्यादा लंबा खींचा गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि ड्रैग ऑन यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है आस्क अबाउट। आस्क अबाउट का क्या मतलब होता है? टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति या फिर चीज के बारे में पूछना, उसे हम जो है वो आस्क अबाउट कहते हैं। यानी कि आस्क अबाउट का मतलब होता है किसी इंसान, किसी चीज, किसी जगह या फिर सिचुएशन के बारे में जो है वो जानकारी लेना या फिर उसके बारे में पूछना, तो उसे हम आस्क अबाउट कह सकते हैं। जब आप किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो और उसके बारे में सवाल पूछते हो, तब आस्क अबाउट का यूज किया जा सकता है। मान लीजिए कि आपका जो दोस्त है वो 2 दिन से स्कूल नहीं आया, आप जो है वो टीचर से पूछते हो कि हाउ इज राहुल, व्हाई इजंट ही कमिंग टू स्कूल, यानी कि आप राहुल के बारे में क्या कर रहे हो? आस्क अबाउट कर रहे हो, पूछ रहे हो। इस सिचुएशन में हम कह सकेंगे कि यू आस्क अबाउट राहुल। इसी तरह अगर कंपनी मतलब कि किसी कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने जाते हो और इंटरव्यू से जो है वो मतलब कि सैलरी, वर्किंग आवर्स या फिर ऑफिस रूल्स के बारे में आप पूछ लेते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आस्किंग अबाउट द जॉब कर रहे हो, यानी कि आप जॉब से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, यानी कि मतलब कि क्या कर रहे हो? पूछ रहे हो। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में याद रखना है कि आस्क अबाउट का मतलब होता है किसी व्यक्ति या फिर चीज के बारे में जानकारी या फिर इंफॉर्मेशन पूछना। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, शी आस्क अबाउट माय फैमिली। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने मेरी फैमिली के बारे में पूछा, यानी कि वो मेरी फैमिली की इंफॉर्मेशन लेना चाहती थी, इसीलिए उसने उनके बारे में मतलब कि सवाल किया। तो यहाँ पर आस्क अबाउट का क्या यूज हुआ है? मतलब कि यहाँ पर इसलिए इसका यूज किया गया है क्योंकि किसी व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आस्क अबाउट होता क्या है। अब दोस्तों इसके बाद अगला हमारा आता है एक फॉर। एक फॉर का क्या मतलब होता है? टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग, यानी कि किसी चीज की बहुत ही ज्यादा लालसा होना, इच्छा होना, किसी चीज के लिए तरसना, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जो है वो एक फॉर कह सकते हैं। यानी कि एक फॉर का मतलब होता है किसी चीज या फिर किसी इंसान को इतनी शिद्दत से चाहना कि उसकी कमी महसूस हो और दिल उसके लिए जो है वो तरसे, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक फॉर हम उसे कहेंगे। दोस्तों ये सिर्फ नॉर्मल विश नहीं होती है, बल्कि बहुत ही गहरी डिजायर या फिर लॉन्गिंग को दिखाता है। जब आप किसी को बहुत ही ज्यादा मतलब कि पाना चाहते हो, किसी को मतलब कि बहुत ही बुरी तरीके से मिस करते हो, या फिर उसे हम जो है वो क्या कहेंगे? उसे हम एक फॉर कह सकते हैं। ठीक है, मान लो एक स्टूडेंट है, उसका सपना है कि वो डॉक्टर बने, वो दिन रात जो है वो मेहनत करता है क्योंकि उसके दिल में डॉक्टर बनने के बहुत ही मतलब कि स्ट्रॉन्ग डिजायर है।
ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि ही एग्स फॉर सक्सेस, यानी कि वो सक्सेस को बहुत ही शिद्दत से पाना चाहता है। इसी तरह अगर कोई इंसान अपनी फैमिली से बहुत ही दूर रहता है और उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करता है तो हम कह सकते हैं कि शी एग्स फॉर हर फैमिली, यानी कि वो अपनी फैमिली के लिए तरसती है, उनसे मिलने की बहुत ही इच्छा रखती है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में एक फॉर का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ या फिर किसी इंसान के लिए दिल से तरसना या फिर बहुत ही डिज़ायर होना, इच्छा होना उसे पाने की, उसके साथ रहने की, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एक फॉर कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, शी एक्स फॉर हर मदर्स लव। इस सेंटेंस का मतलब है कि वो अपनी माँ के प्यार के लिए तरसती है, यानी कि उसे अपनी माँ का मतलब कि अपने माँ के प्यार की जो है वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस होती है और वो उसे दिल से चाहती है। इसलिए यहाँ पर हमने एक्स फॉर का यूज़ किया है, जो बताता है कि किसी चीज़ या फिर इंसान के लिए बहुत ही गहरी इच्छा या फिर तड़प है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमने समझा है। अब अगला हमारा वर्ड क्या आता है, यानी कि अगला हमारा फ्रेजल वर्ब क्या आता है, बैकअप। दोस्तों बैकअप का क्या मतलब होता है, टू सपोर्ट समवन और टू मेक अ कॉपी ऑफ डेटा। ठीक है, यानी कि किसी का साथ देना, ये इसका पहला मतलब है। और दूसरा मतलब है कि किसी डेटा की कॉपी बनाकर सुरक्षित रखना, उसे भी हम जो है वो बैकअप कहते हैं। ठीक है, बैकअप के जो है वो दो कॉमन मीनिंग्स होते हैं। पहला मतलब होता है किसी का सपोर्ट करना या फिर उसका साथ देना। जब कोई मुश्किल सिचुएशन में होता है और आप उसकी बात को सपोर्ट करो या फिर उसके साथ खड़े रहो, तब भी बैकअप यूज़ किया जा सकता है। मान लो कि ऑफिस में एक एम्प्लॉय ने जो है वो सही सजेशन दिया है, लेकिन किसी को उसकी बात पर जो है वो यकीन ही नहीं हो रहा, तब उसका मैनेजर बोलता है आई विल बैक यू अप, यानी कि मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हारी बात का साथ दूंगा। इस तरीके से जो है वो एक तरीका ये होता है बैकअप का यूज़ करने का। ठीक है, दूसरा मतलब क्या होता है इसका, इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है या फिर हमारी जो फोटोज़ होती है या फिर जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होती है, उनकी एक्स्ट्रा कॉपी बनाकर सेफ जगह पर रखना, ताकि अगर ओरिजिनल डेटा डिलीट हो जाए या फिर जो खराब भी हो जाए तो वो हमें जो है वो दोबारा मिल सके। मान लो आपके फ़ोन में जो है वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट फोटोज़ है, अगर फ़ोन ख़राब हो जाए तो आपने जो है वो मतलब कि पहले से अगर उनकी कॉपी गूगल ड्राइव या फिर मतलब कि लैपटॉप में सेव कर रखी हो, तो आप उनकी जो फोटोज़ है वो क्या कर सकते हो, बैकअप कर सकते हो। इसे हम जो है वो बैकअप करना कहते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में याद रखिएगा कि बैकअप का मतलब होता है किसी का सपोर्ट करना या फिर इंपॉर्टेंट डेटा की सेफ्टी के लिए उसकी कॉपी बनाकर रखना, उसे हम कहते हैं बैकअप करना। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, ऑलवेज बैकअप योर इंपॉर्टेंट फाइल्स, यानी कि हम जो है वो ये दूसरे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये सेंटेंस समझेंगे। इस सेंटेंस का मतलब है कि हमेशा अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स की एक कॉपी बनाकर सुरक्षित रखनी चाहिए। यानी अगर फ्यूचर में फाइल्स डिलीट हो जाए या फिर कंप्यूटर खराब भी हो जाए तो आपके पास उसकी दूसरी कॉपी रहेगी, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, बैकअप कर लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बैकअप का यूज हुआ है, जो कि डेटा की कॉपी बनाकर सेफ रखने के लिए मीनिंग में हमने जो है वो यूज किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है। इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है बैश आउट। बैश आउट का क्या मतलब होता है, टू प्रोड्यूस और क्रिएट समथिंग क्विकली, यानी कि जल्दी जल्दी किसी चीज़ को तैयार कर देना, तेज़ी से बना देना, उसे हम बैश आउट कहेंगे। बैश आउट का मतलब होता है किसी काम को जल्दी और बिना ज़्यादा परफेक्शन के कंप्लीट कर देना। अक्सर इसका यूज़ जो है वो हम राइटिंग के लिए, म्यूज़िक के लिए और रिपोर्ट्स के लिए या फिर जो प्लान्स या फिर किसी क्रिएटिव वर्क के लिए हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जब आपके पास टाइम बहुत ही कम होता है और आप किसी काम को जल्दी से तैयार कर देते हो, तब बैश आउट जो है वो यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि काम खराब है, बस ये बताता है कि काम बहुत ही तेजी से किया गया है। जैसे कि मान लो आपके टीचर ने अचानक होमवर्क दे दिया और सबमिशन में मतलब कि सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, तो आप जल्दी जल्दी अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर देते हो। ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि ही बैश आउट हिज असाइनमेंट इन 20 मिनट्स, यानी कि उसने सिर्फ 20 मिनट में असाइनमेंट जल्दी से मतलब कि क्या कर दिया, तैयार कर दिया। इसी तरह अगर राइटर को एक आर्टिकल जो है वो जल्दी जो है वो सबमिट करना हो और वो 1 घंटे में पूरा आर्टिकल लिख दे, तो हम कहेंगे कि शी बैश आउट द आर्टिकल इन एन आवर, यानी कि उसने आर्टिकल बहुत ही तेजी से लिखकर तैयार कर दिया। ठीक है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि बैश आउट का मतलब होता है किसी काम को बहुत ही जल्दी से तैयार या फिर कंप्लीट कर देना। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, शी बैश आउट अ रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने डेडलाइन से पहले रिपोर्ट जो है वो जल्दी जल्दी तैयार कर दी, यानी कि रिपोर्ट लिखने के लिए जो है वो टाइम ज़्यादा नहीं था, इसलिए उसने जो है वो अपनी तेज़ी से मतलब कि काम क्या किया, कंप्लीट किया। इसलिए यहाँ पर हमने जो है वो बैश आउट का यूज़ किया है, जो बताता है कि काम को बहुत ही जल्दी कंप्लीट किया गया है। आई होप आपको ये भी फ्रेजल वर्ब अच्छे से समझ आ चुका है। अब इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है हैक अराउंड। हैक अराउंड का क्या मतलब होता है,
टू स्पेंड टाइम ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स विदाउट अ क्लियर पर्पस, इसका मतलब होता है बिना किसी खास मकसद के, बिना किसी खास उद्देश्य के इधर उधर कोशिश करना, एक्सपेरिमेंट करते रहना, उसे हम कहेंगे हैक अराउंड। यानी कि हैक अराउंड का मतलब होता है बिना किसी फिक्स प्लान के किसी चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करना या फिर अलग अलग तरीके ट्राई करते रहना। अक्सर इसका यूज़ जो है वो हम कंप्यूटर्स के लिए, कोडिंग, टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। ठीक है, जब कोई इंसान किसी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या फिर कोड के साथ सिर्फ ये देखने के लिए अलग अलग चीज़ें ट्राई करता है कि क्या होता है, क्या होगा, तब हम हैक अराउंड का यूज़ कर सकते हैं। इसका पर्पस जो है वो सीखना या फिर एक्सपेरिमेंट करना होता है, ना कि किसी स्पेसिफिक काम को जो है वो कंप्लीट करना होता है। ठीक है, जब मतलब कि आप मान लीजिए कि कोई नया नया जो है वो एक स्टूडेंट है जो कि कोडिंग सीख रहा है, उसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई काम नहीं है, लेकिन वो अलग अलग जो है वो कोड लिखकर जो है वो और बदल कर देखता है कि प्रोग्राम कैसे काम करता है। ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि स्पेंड द इवनिंग हैकिंग अराउंड विथ सम कोड, यानी कि उसने जो है वो शाम भर जो है वो मतलब कि कोड के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कोई काम नहीं किया बल्कि उसे सीखना, एक्वायर करने के कॉन्टेक्स्ट में उसने जो है वो समझने के लिए जो है वो कोड के साथ जो है वो क्या किया, थोड़ा सा टाइम बिताया या फिर उसके साथ अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, अलग अलग ऑप्शंस ट्राई किए। इस तरीके से हम कह सकते हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए कि कोई अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स में जाकर अलग अलग ऑप्शंस ट्राई करता रहता है सिर्फ ये समझने के लिए कि हर सेटिंग क्या करती है, किस तरीके से काम करती है, तो हम कहेंगे कि ही इज़ हैकिंग अराउंड विद हिज कंप्यूटर, यानी कि वो बिना किसी खास मकसद के कंप्यूटर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतनी चीज़ ध्यान रखनी है कि हैक अराउंड का मतलब होता है बिना किसी फिक्स पर्पस के एक्सपेरिमेंट करना या फिर अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहना, तो उसे हम कहेंगे हैक अराउंड। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, ही स्पेंड द वीकेंड हैकिंग अराउंड विद न्यू सॉफ्टवेयर, यानी कि सेंटेंस का मतलब क्या है कि उसने अपना पूरा वीकेंड नए सॉफ्टवेयर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए बिताया। यानी कि उसका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं था, उसे कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करना था, वो बस सॉफ्टवेयर को समझने के लिए अलग अलग फीचर्स और सेटिंग्स मतलब कि ट्राई कर रहा था। इसलिए यहाँ पर जो है वो हैकिंग अराउंड इस फ्रेजल वर्ब का हमने यूज़ किया है, जो बिना किसी फिक्स पर्पस के एक्सपेरिमेंट करने को दिखाता है। आई होप आपको ये फ्रेजल वर्ब अच्छे से क्लियर है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला आता है ग्रो ऑन। दोस्तों ग्रो ऑन का क्या मतलब होता है? टू बिकम मोर लाइकेबल और इंजॉयबल ओवर टाइम। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे पसंद आने लगना, तो उसे हम जो है वो ग्रो ऑन कह सकते हैं। यानी कि ग्रो ऑन का मतलब होता है कि जब कोई इंसान, कोई चीज़, कोई जगह या फिर जो आइडिया है वो शुरू में जो है वो इतना पसंद नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ अच्छा लगने लगता है, तो उसे हम ग्रो ऑन कहेंगे। यानी कि पहली बार देखने या फिर सुनने पर आपको लगता है कि ये कुछ खास नहीं है या फिर आपको वो खास पसंद नहीं आता है, लेकिन जितना ज़्यादा आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो उतना ही वो आपको जो है वो पसंद आने लगता है, तब ग्रो ऑन का यूज़ किया जाता है। मान लो आप जो है वो पहली बार कोई नया सॉन्ग सुनते हो और आपको वो जो है वो बिल्कुल भी स्पेशल नहीं लगता, लेकिन जब आप उस सॉन्ग को जो है वो बार बार सुनते हो तो धीरे धीरे वो आपका फेवरेट बन जाता है। ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं द सॉन्ग ग्रू ऑन मी। ठीक है, ग्रू हमने क्यों बोला है, ये हमारा जो है वो मतलब कि पास्ट टेंस में है। ठीक है, इस तरीके से द सॉन्ग ग्रू ऑन मी, यानी कि वो गाना धीरे धीरे मुझे पसंद आने लगा। इसी तरह अगर आप जो है वो किसी नए सिटी में शिफ्ट होते हो और शुरू में जो है वो जगह आपको जो है वो इतनी कंफर्टेबल या फिर अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, आप जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाते हो, लेकिन कुछ महीने बाद वहाँ के लोग, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की जो लाइफस्टाइल है वो आपको पसंद आने लगती है, तो हम कहेंगे द सिटी ग्रू ऑन मी, यानी कि वो शहर धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा। ठीक है, मुझे भाने लगा। इस तरीके से ग्रो ऑन का क्या मतलब होता है, जो चीज़ पहले पसंद ना हो और धीरे धीरे पसंद आने लगे, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ग्रो ऑन का यही मतलब होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, एट फर्स्ट आई डिडंट लाइक द मूवी बट इट ग्रू ऑन मी। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि शुरू में मुझे वो मूवी है वो कुछ खास पसंद नहीं आई, यानी कि इतनी कोई पसंद नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे वो मुझे अच्छी लगने लगी। यानी कि पहली बार मूवी देखकर अच्छा फील नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसकी जो स्टोरी है, उसके जो कैरेक्टर्स है वो मुझे पसंद आने लगे। इसलिए यहाँ पर ग्रू ऑन मी का हमने जो है वो यूज़ किया है, जो बताता है कि कोई चीज़ मतलब कि वक्त के साथ धीरे धीरे पसंद आने लगती है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है हैंड डाउन। हैंड डाउन का क्या मतलब होता है? टू गिव समथिंग टू समवन इन द नेक्स्ट जनरेशन और टू ऑफिशियली अनाउंस अ डिसीजन। यानी कि इसके भी जो है वो दो कॉमन मीनिंग्स है। पहला मीनिंग है कि कोई चीज़ किसी को विरासत में देना, और दूसरा है इसका आधिकारिक रूप से फैसला सुनाना। हैंड डाउन के क्या है, दो कॉमन मीनिंग्स होते हैं। पहला मतलब होता है किसी को कोई चीज़ जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास करना, ओके, जनरेशन को देना। जैसे कि फैमिली की प्रॉपर्टी हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, ट्रेडिशंस, या फिर जो कोई कीमती चीज़ है जो मतलब कि पुरखों से आगे बढ़ती आ रही है, तो वो चीज़ देने को हम जो है वो हैंड डाउन करना कह सकते हैं। मान लीजिए कि एक दादाजी के पास जो है वो बहुत ही पुरानी और कीमती घड़ी है,
जब वो उस घड़ी को अपने पोते को दे देते हैं ताकि वो फैमिली की निशानी बनी रहे, तो हम कह सकेंगे द वॉच वॉज हैंडेड डाउन फ्रॉम ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन, यानी कि वो घड़ी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को दी गई। और दूसरा मतलब इसका क्या होता है, किसी अथॉरिटी जैसे कि जज या फिर जो मतलब कि जैसे कोर्ट होता है या फिर जो जज होता है उनके द्वारा ऑफिशियली कोई डिसीजन या फिर जब पनिशमेंट अनाउंस किया जाता है तो उसे भी हम जो है वो हैंड डाउन करना कह सकते हैं। मान लो एक केस की सुनवाई खत्म होने के बाद जज अपना फैसला यानी कि डिसीजन जो है वो सुना देते हैं। इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं द जज हैंडेड डाउन द वर्डिक्ट, यानी कि जज ने अपना ऑफिशियल फैसला सुना दिया। सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि हैंड डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को अगली जनरेशन को पास करना या फिर किसी अथॉरिटी के द्वारा ऑफिशियल डिसीजन सुनाना, उसे हम जो है वो हैंड डाउन करना कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस है, द जज हैंडेड डाउन द फाइनल डिसीजन। ये वाला जो है वो हमारा दूसरा मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में हमने जो है वो इस सेंटेंस को मतलब कि फ्रेम किया है। इस सेंटेंस का मतलब है कि जज ने अपना फाइनल फैसला सुना दिया, यानी कि कोर्ट की सुनवाई पूरी होने के बाद जज ने ऑफिशियली अपना डिसीजन अनाउंस किया, इसलिए यहाँ पर हमने जो है वो हैंडेड डाउन का यूज किया है, जो कि ऑफिशियल डिसीजन सुनाने की मीनिंग में हमने यूज किया था। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा जो अगला फ्रेजल वर्ब आता है वो है मेक आउट। दोस्तों मेक आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, सी और रिकॉग्नाइज समथिंग विद डिफिकल्टी, यानी कि मुश्किल से समझ पाना, मुश्किल से देख पाना या फिर पहचान पाना। यानी कि मेक आउट का मतलब होता है जब किसी चीज़ को समझना, देखना या फिर पहचानना आसान नहीं होता, लेकिन थोड़ी कोशिश के बाद आप उसे जो है वो समझ लेते हो या फिर पहचान लेते हो, तो उसे हम जो है वो मेक आउट कह सकते हैं। ये जो फ्रेजल वर्ब है ये तब यूज़ होता है जब किसी की राइटिंग साफ नहीं होती है, किसी की आवाज़ क्लियर नहीं होती है, या फिर कोई चीज़ जो है वो आपसे बहुत ही दूरी पर होती है, आप उसे जो है वो पहचान नहीं पाते हो या फिर आपके लिए उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है, तो उसे हम जो है वो मेक आउट कह सकते हैं। मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है और उसकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ही मतलब कि खराब है, इतनी खराब है कि आप उसका प्रिस्क्रिप्शन जो है वो सही से पढ़ नहीं पा रहे हो या फिर कुछ समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सी दवा लिखी हुई है, लेकिन बहुत ही ध्यान से देखने के बाद जो है वो आपको एक दो वर्ड्स ख्याल में भी आ जाते हैं, समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे आई कुड हार्डली मेक आउट हिज हैंड राइटिंग, यानी कि मैं मुश्किल से समझ पा रहा था कि उसकी हैंड राइटिंग मतलब कि लिखा हुआ क्या था, यानी कि उसने क्या लिखा था ये मुश्किल से समझ पाया मैं, इस तरीके से। या फिर इसी तरह अगर मान लीजिए कि रात का टाइम है और कोई इंसान आपसे बहुत ही दूरी पर खड़ा है, अंधेरा होने की वजह से जो है वो आप उसका चेहरा क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखने के बाद आप उसे जो है वो पहचान भी लेते हैं, तो हम कह सकते हैं आई कुड जस्ट मेक आउट हिज फेस इन द डार्क, यानी कि मैं अंधेरे में मुश्किल से उसका चेहरा देख पा रहा था। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि मेक आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को मुश्किल से समझ पाना, देख पाना या फिर पहचान पाना। ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं मेक आउट का। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आई कुडेंट मेक आउट वॉट ही वॉज सेइंग, यानी कि मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रहा था, यानी कि उसकी आवाज़ या तो क्लियर नहीं थी या फिर बहुत ही धीमी थी, इसलिए उसकी बात जो है वो मेरे लिए समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए यहाँ पर हमने जो है वो मेक आउट का यूज़ किया है, जो मुश्किल समय से मतलब कि मुश्किल से किसी बात को समझने की मीनिंग में हमने यूज़ किया है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि मेक आउट यानी होता क्या है। अगला हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो आता है मार्कअप। मार्कअप का क्या मतलब होता है, टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ की कीमत बढ़ा देना, उसे हम कहते हैं मार्कअप करना। यानी कि मार्कअप का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट या फिर चीज़ की जो ओरिजिनल प्राइस है उससे ज़्यादा प्राइस रखना, ताकि उससे प्रॉफिट यानी कि मतलब कि थोड़ा सा नफ़ा यानी कि थोड़ा सा मतलब कि मुनाफा कमाया जा सके। इसका जो यूज़ है वो हम अक्सर शॉप्स के लिए, बिजनेसेस के लिए और सेलिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई शॉपकीपर है, उसके पास एक बैग है जो कि उसने जो है वो 1000 रुपये में ख़रीदा था और अब वो जो बैग है वो 1400 रुपये में बेच रहा है, यानी उसने जो है वो बैग की प्राइस क्या कर दी है, 400 रुपये जो है वो बढ़ा दी है, ताकि उसे जो है वो 400 रुपये का मुनाफा हो सके। इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं द शॉपकीपर मार्क अप द प्राइस ऑफ द बैग, यानी कि उसने बैग की कीमत क्या कर दी, बढ़ा दी, मार्कअप कर दी यानी कि बढ़ा दी। इसी तरह अगर मान लीजिए कि किसी ऑनलाइन स्टोर ने जो है वो फेस्टिवल के टाइम पर किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस है, जो पहले 2000 थी, 2000 हटाकर जो है वो 2500 कर दी है, यानी कि हम कह सकते हैं द स्टोर मार्कअप द प्रोडक्ट बिफोर द फेस्टिवल, यानी कि स्टोर ने जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दी त्योहार से पहले, इस तरीके से। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि मार्कअप का मतलब होता है किसी चीज़ की ओरिजिनल प्राइस बढ़ा देना, ताकि उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यानी कि सेंटेंस है, द स्टोर मार्कअप द प्राइस ऑफ द शूज़। इस सेंटेंस का मतलब है कि स्टोर ने जो है वो शूज़ की कीमत बढ़ा दी, यानी कि पहले शूज़ की प्राइस कम थी, लेकिन स्टोर ने जो है वो उन्हें ज़्यादा दाम पर बेचने के लिए प्राइजेस क्या कर दिया, इंक्रीज कर दी, यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या कर दिया, प्राइस जो है वो मार्कअप कर दिया। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि मार्कअप यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है लुक डाउन अपॉन।
लुक डाउन अपॉन का क्या मतलब होता है? टू थिंक दैट समवन इज लेस इंपॉर्टेंट और इन्फेरियर, यानी कि किसी को नीचा समझना, किसी को अपने से कम आंकना, किसी को अपने से कम यानी कि तुच्छ समझना, उसे हम क्या कहेंगे? लुक डाउन अपॉन कह सकते हैं। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी इंसान को अपने से कम समझना, उसकी रिस्पेक्ट ना करना, या फिर उसे जो है वो इन्फेरियर समझना, ओके, निचले दर्जे का समझना, उसे हम जो है वो लुक डाउन अपॉन कह सकते हैं। जब कोई इंसान जो है वो दूसरे लोगों को, उनकी जॉब को, उनके पैशन को, एजुकेशन को, फैमिली बैकग्राउंड को, या फिर किसी और चीज़ को जो है वो अपने से नीचा समझता है, तब हम जो है वो लुक डाउन अपॉन यूज़ कर सकते हैं। मान लो एक अमीर इंसान जो है वो गरीब लोगों से अच्छा बिहेवियर नहीं रखता, ठीक है, अच्छा बिहेव नहीं करता, हमेशा उन्हें जो है वो अपने से कम समझता है। ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं ही लुक्स डाउन अपॉन पुअर पीपल, यानी कि वो गरीब लोगों को अपने से नीचा समझता है, मतलब कि निचला समझता है, निचले दर्जे का समझता है, इस तरीके से। अगर इसी तरह अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश जो है वो फ्लुएंटली बोल लेता है और वो उन स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाता है जो इंग्लिश में वीक है या फिर बोल नहीं पाते अच्छे से, तो हम कहेंगे शी लुक्स डाउन अपॉन स्टूडेंट्स हु कांट स्पीक इंग्लिश वेल, यानी कि वो उन स्टूडेंट्स को यानी कि उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को अपने से कम समझती है और उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती जो इंग्लिश सही से बोल नहीं पाते। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को अपने से कम या फिर नीचा समझना और उसकी रिस्पेक्ट ना करना, तो उसे हम कहते हैं लुक डाउन अपॉन। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, यू शुड नेवर लुक डाउन अपॉन अदर्स। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि तुम्हें कभी भी दूसरों को अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए, यानी कि हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे उसकी जॉब हो, पैसा हो, बैकग्राउंड कुछ भी हो, ओके। इस तरीके से हमें समझना है कि हर चीज मतलब कि यू शुड नेवर लुक डाउन अपॉन अदर्स, यानी कि तुम्हें कभी भी दूसरों को जो है वो अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए, अपने से कम नहीं आंकना चाहिए। इस तरीके से मतलब होता है लुक डाउन अपॉन का। इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है नोज अराउंड। दोस्तों नोज अराउंड का मतलब होता है टू लुक अराउंड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफन अबाउट अदर पीपल्स प्राइवेट मैटर्स, यानी कि इधर उधर जो है वो तांग झांक करना, दूसरों के मामले में बिना वजह जो है वो दखल देना, उसे हम कहते हैं नोज अराउंड करना। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अपनी नाक मत घुसा मेरे मैटर में, उस तरीके से अपनी टांग मत अड़ा, ये होता है नोज अराउंड करना, ओके। नोज अराउंड का क्या मतलब होता है? इधर उधर घूम कर या फिर मतलब कि छुप छुप कर किसी की इन्फॉर्मेशन ढूंढना, खासकर जब वो मतलब कि किसी की प्राइवेट बातें होती है, तब हम क्या करते हैं? नोज अराउंड का यूज़ करते हैं। जब कोई इंसान बिना परमिशन के दूसरों की पर्सनल चीज़ें, रूम्स, फाइल्स या फिर प्राइवेट मैटर्स में अननेसेसरी इंटरेस्ट लेता है, उनके बारे में जानने की कोशिश करता है, तब नोज अराउंड यूज़ किया जा सकता है। मान लो आप अपने रूम में नहीं हो और कोई इंसान आपके रूम में जाकर जो है वो ड्रॉर्स या फिर जो आपके जो कबर्ड्स है या फिर आपका जो टेबल है, ऐसी चीज़ें जो है वो देखने लगता है, ताक झाक करने लगता है। ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं ही वॉज नोजिंग अराउंड माई रूम, यानी कि वो बिना परमिशन के मेरे रूम में इधर उधर देख रहा था या फिर मेरी प्राइवेट चीज़ों में ताक झाक कर रहा था। इसी तरह अगर ऑफिस में कोई एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय की पर्सनल फाइल्स या फिर डॉक्यूमेंट बिना किसी काम के देखने की कोशिश करे, तो हम कह सकते हैं शी वॉज नोजिंग अराउंड अदर पीपल्स डेस्क, यानी कि वो बिना वजह दूसरों की चीज़ों में दखल दे रही थी या फिर इंफॉर्मेशन ढूंढ रही थी, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ध्यान रखिएगा कि नोज अराउंड का मतलब होता है बिना परमिशन के दूसरों की प्राइवेट बातों या फिर चीज़ों में ताक झाक करना, उनके साथ छेड़खानी करना या फिर इन्वॉल्व होने की कोशिश करना, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम नोज अराउंड करना कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक सेंटेंस है, स्टॉप नोजिंग अराउंड माई पर्सनल बिलोंगिंग्स, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि मेरी पर्सनल चीज़ों में ताक झाक करना बंद करो, यानी कि सामने वाला बिना परमिशन के पर्सनल बिलोंगिंग्स को देख रहा है या फिर उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, इसलिए यहाँ पर नोजिंग अराउंड का हमने यूज़ किया है, जो कि दूसरों की प्राइवेट चीज़ों में बिना वजह दखल देने के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि नोज अराउंड यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है अकर टू। अकर टू का क्या मतलब होता है? टू कम इनटू समवन्स माइंड, यानी कि अचानक जो है वो दिमाग में आना, ख्याल आना किसी चीज़ का, तो उसे हम जो है वो अकर टू कह सकते हैं। यानी कि अकर टू का मतलब होता है कि जब कोई आइडिया, बात या फिर कोई सोल्यूशन अचानक आपके दिमाग में आ जाता है, यानी कि आप उससे मतलब कि पहले उस बारे में सोच नहीं रहे थे लेकिन अचानक उसका ख्याल आ गया, तो उसे हम जो है वो अकर टू कह सकते हैं। यानी कि दोस्तों अकर टू का यूज़ हम तब कर सकते हैं कि जब कोई आइडिया, कोई थॉट, कोई सजेशन या फिर कोई जो सोल्यूशन है वो आपके दिमाग में बिना प्लानिंग के आ जाता है, आपके माइंड में जो है वो बिना प्लानिंग के आ रहा है, तो उसे हम जो है वो अकर टू कह सकते हैं। मान लो आप अपनी बाइक की जो है वो चाबी ढूंढ रहे हो और काफ़ी देर तक जो है वो आपको मिल ही नहीं रही, अचानक आपको जो है वो याद आता है कि आपने चाबी कल मतलब कि जैकेट की पॉकेट में ही मतलब कि रख दी थी। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं इट्स सडनली ऑकर टू मी दैट द कीज वर इन माई पॉकेट, यानी
यानी कि अचानक मेरे दिमाग में आया कि चाबी तो जैकेट में थी, इस तरीके से। इसी तरह अगर आप जो है वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर आपको समझ नहीं आ रहा और कुछ देर बाद अचानक उसका सोल्यूशन दिमाग में आ जाता है, तब भी हम कह सकते हैं अ ग्रेट आइडिया ऑकर टू मी, यानी कि एक अच्छा आइडिया अचानक मेरे दिमाग में आ गया। सिंपल वर्ड्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑकर टू का मतलब होता है अचानक किसी बात का, आइडिया का या फिर सोल्यूशन का दिमाग में आ जाना, तो उसे हम जो है वो ऑकर टू कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, इट नेवर ऑकर टू मी दैट ही वॉज टेलिंग द ट्रूथ, यानी कि सेंटेंस का मतलब क्या है कि मेरे दिमाग में कभी एक ख्याल आया ही नहीं कि वो सच बोल रहा था, यानी कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी बात सच भी हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर ऑकर टू में हमने जो है वो मतलब कि यूज किया है, जो कि बताता है कि कोई ख्याल या फिर दिमाग में अचानक से आ जाना। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला आता है ओपन अप। ओपन अप का क्या मतलब होता है? टू स्टार्ट टॉकिंग ऑनेस्टली अबाउट योर थॉट्स और फीलिंग्स, यानी कि अपने दिल की बात जो है वो खुलकर बताना, खुलकर बातें करना, तो उसे हम जो है वो ओपन अप कह सकते हैं। यानी कि ओपन अप का मतलब होता है कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस या फिर अपनी जो पर्सनल बातें हैं किसी के साथ जो है वो खुलकर शेयर करना। जब कोई इंसान जो है वो पहले अपनी बातें छुपा कर रखता है लेकिन बाद में उसे जो है वो मतलब कि ट्रस्ट होने पर सब कुछ ऑनेस्टली बताने लगता है, तब हम जो है वो ओपन अप का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो कि किसी प्रॉब्लम की वजह से परेशान है, लेकिन वो किसी को जो है वो कुछ भी नहीं बताता। कुछ दिन बाद जब उसका फ्रेंड उससे प्यार से बात करता है, प्यार उससे पूछता है कि तुम्हें क्या परेशानी है, तो वो जो है वो अपनी सारी प्रॉब्लम जो है वो खुलकर शेयर कर देता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं ही फाइनली ओपन अप टू हिज फ्रेंड, यानी कि उसने आखिरकार अपने दोस्त से अपनी दिल की बात खुलकर बता ही दी या फिर कह ही दी, इस तरीके से। इसी तरह अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा स्कूल में परेशान है लेकिन पेरेंट्स से कुछ ना कहे, बाद में जब पेरेंट्स उससे प्यार से समझाते हैं, प्यार से बात करते हैं, और तो वो क्या करता है कि अपनी सारी फीलिंग जो है वो बता देता है कि उसके साथ जो है वो स्कूल में क्या क्या गलत हो रहा है, तब हम कहेंगे द चाइल्ड ओपन अप टू हिज पेरेंट्स, यानी कि बच्चे ने अपने पेरेंट्स के सामने दिल की बात खुलकर बता दी। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि ओपन अप का मतलब होता है अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स या फिर अपनी पर्सनल बातें खुलकर शेयर करना, तो उसे हम जो है वो ओपन अप करना कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक सेंटेंस है, शी फाइनली ओपन अप अबाउट हर प्रॉब्लम्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने आखिरकार अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में मतलब कि खुलकर बात की, यानी कि पहले वो अपनी परेशानियां किसी को नहीं बताती थी, लेकिन बाद में जब उस पर मतलब कि जब उसे ट्रस्ट आया दूसरों पर, अपनी फ्रेंड्स पर या फिर किसी भी इंसान पर, तब उसने क्या किया कि अपनी बातों को शेयर करना शुरू किया। तो इस तरीके से हमने जो है वो यहाँ पर ओपन अप इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ चुका है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है ओव टू। ओव टू का क्या मतलब होता है? टू बी बिकॉज ऑफ समवन और समथिंग, यानी कि किसी की वजह से होना या फिर किसी चीज़ का कारण होना। ओके, कोई चीज़ किसी चीज़ का कारण हो सकती है या फिर कोई चीज़ किसी चीज़ के वजह से हो सकती है, तो उस सेंस में हम जो है वो ओव टू का यूज़ करते हैं। यानी कि ओव टू का मतलब होता है कि जब किसी अचीवमेंट, सक्सेस, प्रॉब्लम या फिर रिजल्ट का जो क्रेडिट है या फिर जो रीज़न है वो किसी इंसान या फिर चीज़ को दिया जाता है, यानी कि कोई चीज़ किसी चीज़ की वजह से हुई होती है, तब हम जो है वो ओव टू का यूज़ कर सकते हैं। मान लो एक स्टूडेंट एग्जाम में जो है वो फर्स्ट आता है, वो कहता है कि उसकी सक्सेस उसके टीचर्स की गाइडेंस और पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से है, तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं ही ओज हिज सक्सेस टू हिज टीचर्स एंड पेरेंट्स, यानी कि वो अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसे देता है? तो अपने टीचर्स और पेरेंट्स को देता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। इसी तरह अगर एक कंपनी बहुत ही सक्सेसफुल हो जाती है तो उसका ओनर कहता है कि ये जो सक्सेस है वो उसकी हार्डवर्किंग टीम की वजह से मिली है, तो हम कहेंगे द कंपनी ओज हिज सक्सेस टू हिज एम्प्लॉयज, यानी कि कंपनी की सक्सेस का क्रेडिट किसे जाता है? तो एम्प्लॉयज को जाता है, इस तरीके से। ओके, यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि ओव टू का मतलब होता है कि किसी रिजल्ट, किसी सक्सेस या फिर सिचुएशन का रीजन या फिर क्रेडिट किसी को देना, कोई रीजन बनना। कोई इंसान हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है जो किसी चीज़ का रीजन बनती है, कारण बनती है या फिर उसके वजह से होती है, तो उसे हम जो है वो ओव टू कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, आई ओव माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स, यानी कि इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देता हूँ, यानी कि मेरी कामयाबी में, मेरी मेहनत में सबसे बड़ा हाथ किसका था? तो मेरे पेरेंट्स का था। इस तरीके से आपको समझना है कि ओव टू इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या होता है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है पैक इन। पैक इन का क्या मतलब होता है? पैक इन का मतलब होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग और टू क्विट,
यानी कि किसी काम को छोड़ देना या फिर बंद कर देना, उसे हम क्या कहेंगे, पैक इन हम उसे कह सकते हैं। यानी कि पैक इन का मतलब होता है किसी काम को पूरी तरीके से छोड़ देना या फिर बंद कर देना। इसका यूज़ तब होता है जब कोई इंसान किसी जॉब को, किसी हैबिट को, किसी एक्टिविटी को या फिर काम को जो है वो कंटिन्यू नहीं करता और उसे जो है वो छोड़ देता है, यानी कि क्विट कर देता है। मान लो कोई इंसान जो है वो कई सालों से स्मोकिंग करता आ रहा है, एक दिन वो डिसाइड करता है कि अब से वो अपनी हेल्थ के लिए जो है वो स्मोकिंग हमेशा के लिए छोड़ देगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं ही पैक इन स्मोकिंग, यानी कि उसने जो है वो स्मोकिंग करना छोड़ दिया। इसी तरह अगर कोई एम्प्लॉय अपनी जॉब से खुश नहीं है और वो डिसाइड करता है कि अब वो उस कंपनी में जो है वो काम नहीं करेगा, तब भी हम कह सकते हैं शी पैक इन हर जॉब, यानी कि शी पैक इन हर जॉब, यानी कि उसने अपनी जो है वो जॉब छोड़ दी। यानी कि सिंपल वर्ड्स में याद रखिएगा कि पैक इन का मतलब होता है किसी काम, किसी हैबिट या फिर किसी एक्टिविटी को पूरी तरीके से छोड़ देना या फिर बंद कर देना, तो उसे हम जो है वो पैक इन कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस यानी कि एक एग्जाम्पल है, ही पैक इन हिज जॉब लास्ट मंथ, यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि उसने पिछले महीने अपनी जॉब जो है वो छोड़ दी, यानी कि उसने उस कंपनी में काम करना बंद कर दिया और जॉब को जो है वो क्विट कर दिया। इसलिए यहाँ पर हमने जो है वो पैक इन इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ चुका है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है मग अप। मग अप का क्या मतलब होता है, टू मेमोराइज समथिंग विदाउट फुल्ली अंडरस्टैंडिंग इट, यानी कि रट्टा मारना, बिना समझे किसी चीज़ को याद कर लेना, उसे हम क्या कहते हैं, मग अप करना कहते हैं, ठीक है। मग अप का मतलब होता है किसी चीज़ को सिर्फ याद कर लेना बिना उसका मीनिंग या फिर उसका कंसेप्ट अच्छे से समझे। इसका यूज़ ज़्यादातर हम जो है वो स्टडीज़ और एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, जब बच्चे क्या करते हैं कि चीज़ों को रट्टा मार लेते हैं, उसे जो है वो समझते नहीं है कि इसके पीछे जो है वो क्या समझाया गया है या फिर क्या बात बताई गई है, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि जब कोई स्टूडेंट किसी आंसर, किसी डेफिनेशन या फिर किसी फॉर्मूला को सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए बार बार पढ़कर याद कर लेता है लेकिन उसका कंसेप्ट नहीं समझता, तब हम जो है वो मग अप का यूज़ कर सकते हैं। मान लो कल आपका एग्जाम है और आपसे जो है वो पूरी पढ़ाई मतलब कि हुई नहीं है, यानी कि आपने जो है वो पूरे साल पढ़ाई नहीं की, अब रात भर सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स रटे जा रहे हैं, तो ताकि जो है वो एग्जाम में आप जो है वो कुछ ना कुछ तो लिख सको, क्योंकि अब तो मतलब कि समझना और किसी चीज़ को याद कर पाना मुश्किल है, समझ कर याद कर पाना, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि रट्टा मार रहे हो, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं ही मग अप ऑल द आंसर्स बिफोर द एग्जाम, ओके, यानी कि उसने एग्जाम से पहले सारे आंसर्स क्या कर लिए, रट्टा मार लिए या फिर याद कर लिए, इस तरीके से। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश के 50 वोकैबुलरी वर्ड्स का मीनिंग बिना समझे सिर्फ याद कर लेता है, तो हम कह सकते हैं शी मग अप द वोकैबुलरी लिस्ट, यानी कि उसने जो है वो वर्ड्स को सिर्फ रट्टा मारकर याद कर लिया, उन्हें जो है वो अच्छे से समझा नहीं कि कहाँ पर यूज़ करना है, क्या इसका मीनिंग होता है, इस तरीके से, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में आपको याद रखना है कि मग अप का मतलब होता है बिना समझे किसी चीज़ को रट्टा मार लेना या फिर याद कर लेना, ओके। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, डोंट मग अप द आंसर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इस सेंटेंस का मतलब है कि आंसर्स को सिर्फ रट्टा मत मारो, कंसेप्ट को समझने की कोशिश भी करो। यानी कि सिर्फ याद कर लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसका मीनिंग और उसका कंसेप्ट भी समझना ज़रूरी है, ठीक है, इस तरीके से। जैसे कि मैं भी आपको बोल रही हूँ कि आज हम ये जो टॉप 50 फ्रेजल वर्ब्स पढ़ रहे हैं, आप इन्हें रट्टा मत मारिएगा, इनका अच्छे से कंसेप्ट समझिए कि हम जो है वो इन सारे फ्रेजल वर्ब्स को कहाँ पर और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपको भी जो है वो मग अप नहीं करना है, ठीक है। इक्वली यू डोंट हैव टू मग अप ऑल दीज फ्रेजल वर्ब्स, ओके, इस तरीके से आपको मैं बताना चाहती हूँ। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है कि मग अप यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है माउंट अप। माउंट अप का क्या मतलब होता है, टू इंक्रीज और बिल्ड अप ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे किसी चीज़ का बढ़ना, जमा होते जाना, इकट्ठा होते जाना, तो उसे हम जो है वो माउंट अप होना कह सकते हैं। यानी कि माउंट अप का मतलब होता है जब कोई चीज़ धीरे धीरे बढ़ती है, जमा होती है, यानी कि जमा होती चली जाती है, तो तब हम जो है वो माउंट अप कह सकते हैं। इसका यूज़ हम जो है वो अक्सर बिल्स के लिए, डेट्स के लिए, यानी कि कर्जे के लिए जो आपके ऊपर जो है वो जमा होता जाता है, एक्सपेंसेस के लिए, वर्क के लिए, प्रॉब्लम या फिर प्रेशर के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब शुरू में कोई चीज़ कम होती है लेकिन वक्त के साथ उसकी जो क्वांटिटी है या फिर उसका जो अमाउंट है वो लगातार बढ़ने लगता है, तब माउंट अप जो है वो हम यूज़ करते हैं या फिर यूज़ किया जा सकता है। मान लो आप जो है वो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो उधार लेते हो। शुरू में ये जो अमाउंट है वो बहुत आपको कम लगेगा, यानी कि बहुत ही कम होता है कि थोड़ा सा ही तो उधार है, लेकिन कुछ महीनों बाद टोटल जो कर्जा है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है आप पर, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं हिज डेट्स माउंट अप ओवर द ईयर्स,
ईयर्स यानी कि सालों के साथ उसका जो कर्ज है वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। इसी तरह अगर ऑफिस में रोज़ नए टास्क मिलते रहते हैं और आप पुराने टास्क कंप्लीट ही नहीं कर पाते तो पेंडिंग वर्क क्या होता है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रेशर आप पे और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब हम कह सकते हैं द वर्क माउंटेड अप क्विकली, यानी कि काम जो है वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि माउंट अप यानी होता क्या है। यानी कि दोस्तों सिंपल वर्ड्स में याद रखिए कि माउंट अप का मतलब होता है किसी चीज़ का धीरे धीरे बढ़ते रहना या फिर जमा होते जाना, तो उसे हम जो है वो माउंट अप करना या फिर होना कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द बिल्स माउंटेड अप आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि कुछ महीनों बाद बिल्स धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा हो गए, यानी कि हर महीने नए बिल्स आते रहे और उनकी टोटल अमाउंट क्या हो गई, बढ़ती चली गई। आपने पुराने बिल्स नहीं बढ़े होंगे तो अब आप पर जो है वो प्रेशर आ चुका है। इस तरीके से हमने समझा है कि माउंट अप यानी होता क्या है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा जो अगला फ्रेजल वर्ब है वो है फेज आउट। फेज आउट का मतलब होता है टू ग्रेजुअली स्टॉप यूजिंग और डूइंग समथिंग, यानी कि धीरे धीरे किसी चीज़ का इस्तेमाल करना जो है वो बंद कर देना। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फेज आउट होना कहेंगे या फिर फेज आउट करना कहेंगे। फेज आउट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एकदम से बंद ना करके धीरे धीरे उसका जो यूज़ है या फिर उसका जो प्रोडक्शन है वो ख़त्म कर देना। ठीक है, इसका जो यूज़ है वो अक्सर हम ओल्ड प्रोडक्ट्स के लिए, मशीन्स के लिए, रूल्स के लिए, टेक्नोलॉजीज़ या फिर सिस्टम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब कोई कंपनी या फिर गवर्नमेंट किसी चीज़ को तुरंत बंद नहीं करती बल्कि थोड़ा थोड़ा करके उसका इस्तेमाल जो है वो कम करती है या फिर आखिर में जो है वो पूरी तरीके से उसे बंद कर देती है, तब हम जो है वो उसे फेज आउट कर सकते हैं, यानी कि फेज आउट हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो एक मोबाइल कंपनी जो है वो पुराने कीपैड फोन्स बनाना बंद करना चाहती है, तो वो एक ही दिन में प्रोडक्शन नहीं रोकती, पहले प्रोडक्शन कम करती है, फिर और कम करती है और कुछ टाइम के बाद पूरी तरीके से बंद कर देती है। ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं द कंपनी इज फेजिंग आउट कीपैड फोन्स, यानी कि कंपनी धीरे धीरे कीपैड फोन्स यानी कि बनाना बंद करना चाहती है, फिर बंद कर रही है इस तरीके से। इसी तरह अगर गवर्नमेंट पोल्यूशन कम करने के लिए प्लास्टिक बैग्स का यूज़ जो है वो धीरे धीरे कम करती है और कुछ साल बाद उन्हें जो है वो पूरी तरीके से बंद कर देती है, तो हम कहेंगे द गवर्नमेंट प्लान्स टू फेज आउट प्लास्टिक बैग्स, यानी कि गवर्नमेंट प्लास्टिक बैग्स का यूज़ धीरे धीरे खत्म करने की प्लानिंग कर रही है। इस तरीके से आपको समझना है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में याद रखिएगा कि फेज आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को धीरे धीरे यूज़ करना बंद कर देना। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द कंपनी प्लान्स टू फेज आउट ओल्ड मशीन्स, यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि कंपनी पुरानी मशीन्स का इस्तेमाल धीरे धीरे बंद करने की प्लानिंग कर रही है। यानी कि कंपनी एकदम से मशीन्स को रिप्लेस नहीं करेगी बल्कि धीरे धीरे उनकी जगह जो है वो नई मशीन्स लाई जाएगी, पुरानी मशीन्स का जो यूज़ है वो ख़त्म हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि कंपनी जो है वो पुरानी मशीन्स का यूज़ करना ही बंद कर देगी, यानी कि कंपनी में कोई भी पुरानी मशीन दिखेगी ही नहीं। तो इसे कहते हैं फेज आउट करना, धीरे धीरे किसी चीज़ को मतलब कि ख़त्म करना। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है रैकअप। दोस्तों रैकअप का मतलब होता है टू अचीव, कलेक्ट और अक्यूमुलेट समथिंग, यानी कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेना, हासिल कर लेना, उसे हम जो है वो रैकअप कहते हैं। रैकअप का मतलब होता है धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेना या फिर हासिल कर लेना। इसका जो यूज़ है वो अक्सर हम पॉइंट्स के लिए, विंस के लिए, अचीवमेंट्स के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, प्रॉफिट, डेट्स या फिर बिल्स के लिए कर सकते हैं। ठीक है, जब कोई इंसान लगातार कुछ अर्न या फिर कलेक्ट करता रहता है और उसकी जो क्वांटिटी है यानी कि उसके जो स्तर है वो बढ़ता जाता है, तब हम जो है वो रैकअप का यूज़ कर सकते हैं। मान लो एक क्रिकेट प्लेयर जो है वो पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा खेलता है और हर मैच में जो है वो मतलब कि अच्छे खासे रन बनाता रहता है, टूर्नामेंट के एंड तक उसके बहुत सारे रन्स हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं ही रैक अप 800 रन्स इन द टूर्नामेंट, यानी कि उसने जो है वो टूर्नामेंट में 800 रन्स बना लिए। इस तरीके से रैकअप कर लिए यानी कि कलेक्ट कर लिए, अक्यूमुलेट कर लिए, जमा कर लिए, अचीव कर लिए, इस तरीके से। इसी तरह अगर कोई कस्टमर क्रेडिट कार्ड से जो है वो बार बार शॉपिंग करता रहता है और बिल भर ही नहीं पाता, तो उसका जो बिल है वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, बड़ा हो जाता है। तब हम कह सकते हैं शी रैक अप अ ह्यूज क्रेडिट कार्ड बिल, यानी कि उसने जो है वो बहुत ही बड़ा क्रेडिट कार्ड बिल जो है वो जमा कर लिया है। ठीक है, जब यानी कि पैसे उसने क्या किया है, जमा नहीं किए हैं, यानी कि सबमिट नहीं किए पैसे, इसलिए जो बिल है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है। बिल जो है वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, शी हैज़ रैक अप मैनी अवार्ड्स इन हर करियर। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने अपने करियर में बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, यानी कि उसने एक ही बार में नहीं बल्कि टाइम के साथ अपनी मेहनत से कई अवार्ड जो है वो हासिल किए हैं धीरे धीरे। इसलिए यहाँ पर हमने जो है वो रैकअप का यूज़ किया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि रैकअप यानी होता क्या है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा जो अगला फ्रेजल वर्ब आता है वो है रील ऑफ। रील ऑफ का क्या मतलब होता है,
टू से और लिस्ट समथिंग क्विकली एंड इजीली फ्रॉम मेमोरी, यानी कि फटाफट गिना देना, बिना रुके याद से बोल देना, उसे हम जो है वो रील ऑफ करना कहते हैं। रील ऑफ का मतलब होता है कि किसी लिस्ट, किसी इन्फॉर्मेशन, फैक्ट या फिर नेम्स को बहुत ही तेजी से और बिना रुके जो है वो बोल देना, जैसे सब कुछ जो है वो पहले से आपको याद हो उस तरीके से, ठीक है। जब कोई इंसान जो है वो बिना सोचे समझे एक के बाद जो है वो मतलब कि एक चीज़ें जो है वो आसानी से बोलता चला जाता है, तब रील ऑफ का जो है वो यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ जो है वो अक्सर नाम के लिए, फ़ोन नंबर्स के लिए, फैक्ट के लिए, आंसर्स के लिए, रूल्स या फिर इंफॉर्मेशन के लिए हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट ने पूरे लेसन मतलब कि पूरा लेसन जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लिया। टीचर अब उससे जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बिना रुके एक के बाद एक जो है वो सारे आंसर्स दे देता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, ही रील्ड ऑफ ऑल द आंसर्स, यानी कि उसने सारे आंसर जो है वो फटाफट बिना रुके एक साथ एक सांस में बोल दिए, इस तरीके से। इसी तरह अगर कोई इंसान इंडिया के सारे स्टेट्स के नाम एक ही सांस में यानी कि बिना अटके बोल देता है तो हम कह सकते हैं कि शी रील ऑफ द नेम्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, यानी कि उसने सभी स्टेट्स के जो नाम है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेजी से जो है वो गिना दिए, इस तरीके से हम कह सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि रील ऑफ का मतलब होता है किसी लिस्ट या फिर इंफॉर्मेशन को बिना रुके बहुत ही तेजी से याद से बोल देना, गिना देना, तो उसे हम कहते हैं रील ऑफ करना। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, ही रील ऑफ द नेम्स ऑफ ऑल द विनर्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने सारे विनर्स के नाम जो है वो फटाफट गिना दिए एक लिस्ट की तरह, ठीक है। यानी कि उसने जो है वो बिना रुके और बिना सोचे, यानी कि बिना सोचने में ज़्यादा टाइम लिए एक के बाद एक जो है वो सभी विनर्स के नाम जो है वो आसानी से फटाफट बोल दिए। इस तरीके से आपको समझना है कि रील ऑफ यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है सेल इनटू। सेल इनटू का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू स्टार्ट अटैकिंग और क्रिटिसाइजिंग समवन एंग्रीली, यानी कि किसी पर गुस्से से टूट पड़ना, किसी को जोर से डांटना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना उसकी, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल इनटू हम उसे कह सकते हैं। यानी कि सेल इनटू का मतलब होता है किसी पर अचानक बहुत ही गुस्से से टूट पड़ना, उसे बुरी तरीके से डांटना या फिर उसकी तीखी आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म करना, उसको भला बुरा कहना। कभी कभी इसका जो यूज़ है वो फिजिकल अटैक के लिए भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर गुस्से में किसी को डांटने या फिर क्रिटिसाइज करने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब कोई इंसान किसी की गलती की वजह से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसे ज़ोर ज़ोर से डांटने या फिर क्रिटिसाइज करना मतलब कि शुरू कर देता है, तब सेल इनटू यूज़ किया जा सकता है। मान लो एक एम्प्लॉय बार बार ऑफिस जो है वो लेट आता है। एक दिन बॉस बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और सबके सामने उसे जोर से डांटना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकेंगे द बॉस सेल इनटू हिम फॉर बीइंग लेट, यानी कि बॉस उसके लेट आने की वजह से उस पर बहुत ही गुस्से से टूट पड़े और उसे बुरी तरीके से डांट दिया, इस तरीके से हम कह सकते हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो कि होमवर्क नहीं करता, टीचर क्लास में जो है वो उसे बहुत ही गुस्से में डांट देती है सबके सामने, तब भी हम कह सकते हैं द टीचर सेल इनटू द स्टूडेंट, यानी कि टीचर गुस्से में जो है वो स्टूडेंट को जोर से डांटने लगी, इस तरीके से। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि सेल इनटू का मतलब होता है किसी पर गुस्से से टूट पड़ना या फिर उसे जो है वो बुरी तरीके से डांटना, तो उसे हम जो है वो सेल इनटू कह सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर एक जो है वो मतलब कि सेंटेंस है, यानी कि इंग्लिश में सेंटेंस है यहाँ पर सेल इनटू का यूज करते हुए, जो कि है द मैनेजर सेल इनटू द स्टाफ फॉर मेकिंग केयरलेस मिस्टेक्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि मैनेजर केयरलेस मिस्टेक्स करने की वजह से स्टाफ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्हें जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से डांटने लगे, आलोचना करने लगे, क्रिटिसिज्म उनकी करने लगे। तो इस तरीके से हमने समझा है कि सेल इनटू इस फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है रॉम्प इन। रॉम्प इन का क्या मतलब होता है? टू विन समथिंग वेरी इजीली, यानी कि बहुत ही आसानी से जीत जाना, आराम से जीत हासिल कर लेना, उसे हम जो है वो रॉम्प इन कह सकते हैं। यानी कि रॉम्प इन का मतलब होता है कि किसी कंपटीशन, किसी इलेक्शन, मैच या फिर कॉन्टेस्ट को बहुत ही आसानी से जीत जाना बिना ज़्यादा स्ट्रगल किए, तो उसे हम क्या कहेंगे, रॉम्प इन हम उसे कह सकते हैं। यानी कि जब कोई इंसान या फिर कोई जो टीम है वो इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है कि सामने वाले को जीतने का ज़्यादा मौका ही नहीं मिलता और वो आराम से मतलब कि जीत जाती है, तब हम जो है वो रॉम्प इन का यूज़ कर सकते हैं या फिर इसका यूज़ किया जाता है। मान लो एक क्रिकेट टीम जो है वो इतनी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग करती है कि वो जो है वो दूसरी टीम को बहुत ही बड़े डिफरेंस से हरा देती है, तो मैच देखकर सबको लगता है कि जीतना जो है वो इनके लिए कितना आसान था। ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं द टीम रॉम्प इन बाय 10 विकेट्स, यानी कि टीम ने जो है वो बहुत ही आसानी से जो है वो मैच जीत लिया। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट जो है वो स्कूल कंपटीशन में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है और बाकी कंटेस्टेंट से जो है वो मतलब कि आगे निकल जाता है, तब भी हम कह सकते हैं शी रॉम्प इन टू विन द कंपटीशन, यानी कि उसने जो है वो कंपटीशन में जो है वो बहुत ही आसानी से जो है वो जीत गई वो कंपटीशन में, इस तरीके से। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको याद रखना है कि रॉम्प इन का मतलब होता है किसी कंपटीशन या फिर मतलब कि कॉन्टेस्ट को बहुत ही आसानी से जीत जाना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है,
आवर टीम रॉम्प इन विद अ कंफर्टेबल विक्ट्री, यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि हमारी टीम ने बहुत ही आसानी से जीत हासिल की, यानी कि मैच में उन्हें जो है वो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, उन्होंने जो है वो आराम मैच को जीत लिया। इस तरीके से हमने समझा है कि रॉम्प इन इस फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद आता है रन ओवर। दोस्तों रन ओवर का क्या मतलब होता है? टू हिट समवन और समथिंग विद अ व्हीकल और टू क्विकली रिव्यू समथिंग, यानी कि गाड़ी से कुचल देना या फिर जल्दी से किसी चीज़ को दोबारा देख लेना। यानी कि रन ओवर के दो कॉमन मीनिंग्स होते हैं। पहला मतलब होता है कि जब कोई गाड़ी गलती से किसी इंसान, किसी जानवर या फिर किसी चीज़ की जो है वो ऊपर चढ़ जाती है या फिर उसे जो है वो कुचल देती है, तो उसे भी हम जो है वो रन ओवर कह सकते हैं। मान लो एक कुत्ता जो है वो अचानक रोड पर आ जाता है और ड्राइवर जो है वो ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी उसके ऊपर जो है वो चढ़ ही जाती है, वो रोक नहीं पाती। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं द कार रैन ओवर द डॉग, यानी कि गाड़ी गलती से कुत्ते के ऊपर चढ़ गई। दूसरा मतलब होता है कि किसी चीज़ को जल्दी से दोबारा देख लेना या फिर रिवाइज कर लेना। इसका जो यूज़ है वो हम मीटिंग्स के लिए, नोट्स के लिए या फिर स्पीचेस के या फिर प्लान्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट जो है वो बचे हैं और आप अपने नोट्स को जो है वो एक बार जल्दी से देख रहे हो, यानी कि रिवाइज कर रहे हो, जल्दी जल्दी जो है वो मतलब कि आप पेजेस पलटा रहे हो ताकि आप जो है वो एक बार रिवाइज कर सको। तब हम कह सकते हैं आई रैन ओवर माई नोट्स बिफोर द एग्जाम, यानी कि मैंने एग्जाम से पहले अपने नोट्स को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया। यानी कि सिंपल वर्ड्स में याद रखिएगा कि रन ओवर का मतलब होता है गाड़ी से कुचल देना या फिर किसी चीज़ को जल्दी से जो है वो दोबारा देख लेना, रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। ओके, इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, लेट्स रन ओवर द प्रेजेंटेशन वन मोर टाइम। ठीक है, यहाँ पर हम जो है वो दूसरा वाला जो मीनिंग था, किसी चीज़ को रिवाइज करना, देख लेना, उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने जो है वो ये सेंटेंस यूज़ किया है। इस सेंटेंस का मतलब है कि चलो प्रेजेंटेशन को एक बार जो है वो जल्दी से देख लेते हैं, यानी कि फाइनल प्रेजेंटेशन देने से पहले उसे एक बार क्विकली रिव्यू कर लेना चाहिए ताकि कोई मिस्टेक ना रह जाए। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया गया है। आशा करती हूँ कि अच्छे से समझ आ चुका है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है स्क्रीन आउट। स्क्रीन आउट का क्या मतलब होता है? टू रिमूव और रिजेक्ट अनवांटेड पीपल और थिंग्स, यानी कि छांट कर अलग कर देना या फिर जो चीज़ आपको नहीं चाहिए होती है या फिर मतलब कि अनचाही चीज़ों को या फिर लोगों को हटा देना, उसे हम कहते हैं स्क्रीन आउट करना। स्क्रीन आउट का मतलब होता है कि किसी ग्रुप में से उन लोगों या फिर उन चीज़ों को अलग कर देना जो कि सूटेबल नहीं है या फिर अब आपको ज़रूरी नहीं लगती, यानी कि जो चीज़ें या फिर जो लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट नहीं होते हैं तो उन्हें रिजेक्ट या फिर फिल्टर कर दिया जाता है। तब हम जो है वो स्क्रीन आउट यूज़ कर सकते हैं। इसका जो यूज़ है वो हम अक्सर जॉब इंटरव्यूज़ के लिए, कॉलेज एडमिशन्स के लिए, एप्लीकेशंस के लिए, ईमेल्स या फिर क्वालिटी चेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी में जो है वो 1000 लोगों ने जो है वो जॉब के लिए अप्लाई किया। कंपनी जो है वो पहले सभी एप्लीकेशंस चेक करती है और जो कैंडिडेट्स मतलब कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस को मीट नहीं करते तो उन्हें अलग कर देती है। ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे द कंपनी स्क्रीन्ड आउट अनसुटेबल कैंडिडेट्स, यानी कि कंपनी ने जो कैंडिडेट सूटेबल नहीं थे उन्हें क्या कर दिया, छांट कर अलग कर दिया, यानी कि निकाल दिया या फिर उन्हें जो है वो मतलब कि कंसिडर नहीं किया। इसी तरह अगर आपके ईमेल बॉक्स में बहुत सारे मतलब कि स्पैम मेल्स आते हैं और ईमेल सिस्टम जो है वो उन्हें ऑटोमेटिकली अलग फोल्डर में भेज देता है, तो हम कह सकते हैं द ईमेल सिस्टम स्क्रीन आउट स्पैम मैसेजेस, यानी कि सिस्टम जो है वो अनचाहे ईमेल्स को फिल्टर करके अलग कर देता है। इस तरीके से, यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि स्क्रीन आउट इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है अनचाहे या फिर अनसुटेबल लोगों को या फिर चीज़ों को फिल्टर करके अलग कर देना, रिजेक्ट कर देना, छांट देना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो स्क्रीन आउट करना कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द कंपनी स्क्रीन आउट अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स, यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि कंपनी ने उन एप्लीकेंट्स को मतलब कि छांट कर अलग कर दिया जो कि जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं थे या फिर जॉब के लिए जिनकी ज़रूरत नहीं थी, यानी कि कंपनी ने सिर्फ उन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया जो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते थे और बाकी को रिजेक्ट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर हमने जो है वो स्क्रीन आउट इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला हमारा फ्रेजल वर्ब आता है स्क्रू अप। स्क्रू अप का क्या मतलब होता है? टू मेक अ मिस्टेक और टू डू समथिंग बैडली, यानी कि गलती कर देना या फिर काम को बिगाड़ देना। स्क्रू अप का मतलब होता है कि कोई गलती कर देना या फिर किसी काम को इतना खराब कर देना कि रिजल्ट ठीक ना आए। इसका यूज़ तब होता है जब इंसान अपनी मिस्टेक की वजह से किसी काम को पूरी तरीके से बिगाड़ देता है। ठीक है, जब आपसे किसी काम में मतलब कि सीरियस या फिर नोटिसेबल मिस्टेक हो जाए और उसकी वजह से प्रॉब्लम आती हो, तब हम जो है वो स्क्रू अप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बना रहे थे आप,
गलती से जो है वो आपने रॉन्ग डेटा डाल दिया और पूरी रिपोर्ट गलत बन गई, तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे आई स्क्रू अप द रिपोर्ट, यानी कि मैंने रिपोर्ट में गलती कर दी और उसे बिगाड़ दिया। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट जो है वो एग्जाम में आंसर जानता था लेकिन जल्दी जल्दी में जो है वो गलत ऑप्शन टिक कर दिया, या फिर जो है वो मतलब कि गलत ऑप्शन लिख दिया और उसके मार्क्स जो है वो कट गए, तो वो कह सकता है कि आई रियली स्क्रू अप माई एग्जाम, यानी कि उसने अपनी गलती की वजह से एग्जाम जो है वो खराब कर दिया। इस तरीके से यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि स्क्रू अप का मतलब होता है गलती कर देना या फिर किसी काम को बिगाड़ देना। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, यानी कि इंग्लिश में एक सेंटेंस दिया गया है, आई स्क्रू अप द प्रेजेंटेशन बाय फॉरगेटिंग द मेन पॉइंट्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं प्रेजेंटेशन के मेन पॉइंट्स भूल गया, इसलिए मेरी प्रेजेंटेशन पूरी तरीके से बिगड़ गई, खराब हो गई। यानी कि उसकी अपनी गलती की वजह से प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर हमने जो है वो स्क्रू अप जैसे फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है। आशा करती हूँ कि आपको ये भी अच्छे से समझ आ चुका है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है स्टम्बल अक्रॉस। स्टम्बल अक्रॉस का क्या मतलब होता है? टू फाइंड और डिस्कवर समथिंग बाय चांस, यानी कि अचानक किसी चीज़ का मिल जाना या फिर इत्तेफाक से किसी चीज़ का मिल जाना। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टम्बल अक्रॉस हम उसे कह सकते हैं। यानी कि स्टम्बल अक्रॉस का मतलब होता है जब आप बिना ढूंढे किसी चीज़ या फिर किसी इंसान को अचानक देख लेते हो या फिर पा लेते हो, यानी कि आपका उस चीज़ को ढूंढने का कोई प्लान नहीं था लेकिन वो आपको इत्तेफाक से मिल गई है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जो है वो स्टम्बल अक्रॉस होना कह सकते हैं। जैसे कि जब कोई डिस्कवरी जो है वो बाई चांस होती है तब जो है वो स्टम्बल अक्रॉस यूज़ किया जा सकता है। मान लो आप जो है वो अपनी पुरानी बुक जो है वो साफ कर रहे हो, सफाई करते वक्त आपको अचानक अपनी जो है वो बचपन की एक फ़ोटो मिल जाती है जिसे आप जो है वो ढूंढ भी नहीं रहे थे, तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं आई स्टम्बल अक्रॉस एन ओल्ड फोटो, यानी कि मुझे जो है वो इत्तेफाक से एक पुरानी फोटो मिल गई जिसे मैं ढूंढ तो नहीं रहा था, लेकिन कोई दूसरा काम करते वक्त मुझे जो है वो फोटो यानी कि रिसीव हुई या फिर मिली, इस तरीके से। या फिर इसी तरह अगर आप जो है वो इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रहे होते हो और अचानक एक बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट या फिर आर्टिकल आपको मिल जाता है, तब भी हम कह सकते हैं शी स्टम्बल अक्रॉस अ यूज़फुल वेबसाइट, यानी कि उसे जो है वो बिना ढूंढे एक बहुत ही यूज़फुल जो है वो वेबसाइट मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि स्टम्बल अक्रॉस किस सेंस में हम जो है वो मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में स्टम्बल अक्रॉस का मतलब होता है बिना ढूंढे किसी चीज़ या फिर इंसान का अचानक से मिल जाना। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, आई स्टम्बल अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग बुक एट द लाइब्रेरी। इस सेंटेंस का मतलब है कि मुझे लाइब्रेरी में इत्तेफाक से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब मिल गई, बुक मिल गई, यानी कि मैं उस किताब की मतलब की तलाश नहीं कर रहा था, ढूंढ नहीं रहा था, लेकिन वो मुझे जो है वो अचानक कुछ और ढूंढते हुए मिल गई। इस तरीके से हमें समझना है कि स्टम्बल अक्रॉस यानी होता क्या है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है टॉक डाउन। टॉक डाउन का क्या मतलब होता है? टू स्पीक टू समवन एज इफ दे आर लेस इंटेलिजेंट और लेस इंपॉर्टेंट, यानी कि किसी से नीचा समझकर उससे बात करना या फिर किसी को छोटा समझकर बात करना, तो उसे हम जो है वो टॉक डाउन कह सकते हैं। यानी कि टॉक डाउन का मतलब होता है कि जब कोई इंसान दूसरे इंसान से इस तरीके से बात करता है जैसे कि सामने वाला कुछ ही नहीं जानता, कम इंटेलिजेंट है या फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है, तो उसे हम जो है वो टॉक डाउन करना कह सकते हैं। यानी कि इस तरीके से बात करने में अक्सर जो है वो घमंड होता है, डिसरिस्पेक्ट होती है या फिर सुपीरियोरिटी दिखाई देती है। ओके, जब कोई मतलब कि किसी को जो है वो बार बार नीचा दिखाने वाले अंदाज में बात करे या फिर ऐसा फील करवाए कि तुम्हें जो है वो कुछ नहीं पता, तब हम जो है वो टॉक डाउन का यूज़ कर सकते हैं। मान लो ऑफिस में एक सीनियर एम्प्लॉय नए एम्प्लॉय से बहुत ही मतलब कि रूड तरीके से बातें करता है और हर बात में जो है वो उसे नीचे दिखाता है कि तुम कुछ नहीं जानते या फिर तुम्हें जो है वो मतलब कि और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, तुम मेरे सामने ऐसे बातें मत करो। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं ही टॉक्स डाउन टू न्यू एम्प्लॉयज़, यानी कि वो नए एम्प्लॉय से इस तरीके से बात करता है जैसे कि वो उन्हें मतलब कि बहुत ही इन्फीरियर समझता हो और खुद को बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर समझता हो। इसी तरह अगर एक टीचर स्टूडेंट को रिस्पेक्ट देने के बजाय, एक टीचर जो है वो क्या करता है, एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट देने के बजाय हमेशा उनसे ऐसी बात करे जैसे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, तो हम कह सकते हैं द टीचर टॉक डाउन टू द स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर स्टूडेंट से नीचा समझकर मतलब की बात कर रहे थे। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि टॉक डाउन का मतलब होता है किसी से इस तरीके से बात करना जैसे कि वो आपसे कम इंटेलिजेंट हो या फिर आपसे कम इंपॉर्टेंट हो या फिर आपसे जो है वो बहुत ही निचले दर्जे का, निचले स्तर का, इन्फीरियर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? टॉक डाउन हम उसे कह सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है जिसमें लिखा गया है डोंट टॉक डाउन टू पीपल जस्ट बिकॉज यू नो मोर दैन दे डू। यानी कि सेंटेंस का मतलब क्या है कि सिर्फ इसीलिए लोगों से नीचा समझकर बात मत करो क्योंकि तुम उनसे कुछ ज़्यादा जानते हो। यानी कि अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज है तब भी सबके साथ रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हमने टॉक डाउन का यूज़ करते हुए एक बहुत ही अच्छी मॉरल वैल्यू भी सीखी है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा जो अगला फ्रेजल वर्ब आता है वो है वंडर ऑफ।
वैंडर ऑफ का क्या मतलब होता है? टू मूव अवे फ्रॉम अ प्लेस विदाउट अ क्लियर पर्पस और बाय एक्सीडेंट, यानी कि भटकते हुए दूर चले जाना या फिर इधर उधर जो है वो निकल जाना, तो उसे हम जो है वो वैंडर ऑफ करना या फिर होना कह सकते हैं। यानी कि वैंडर ऑफ का मतलब होता है कि बिना किसी खास डायरेक्शन या फिर पर्पस के किसी जगह से दूर चले जाना। कभी कभी इंसान जो है वो ध्यान ना देने की वजह से या फिर मतलब कि इधर उधर देखते हुए जो है वो अपने ग्रुप से या फिर अपनी जगह से जो है वो अलग जगह हो जाता है, यानी कि भटक जाता है, ठीक है, रास्ता भूल जाता है। उसे भी हम जो है वो वैंडर ऑफ करना कह सकते हैं या फिर वैंडर ऑफ होना कह सकते हैं। जब कोई इंसान भटकते भटकते या फिर ध्यान भटकने की वजह से कहीं और चला जाता है, तब वैंडर ऑफ का यूज़ किया जाता है। मान लो एक फैमिली जो है वो शॉपिंग मॉल में घूम रही है, छोटा बच्चा जो है वो खिलौनों को देखते देखते अपने पेरेंट्स से दूर चला जाता है और उसे पता नहीं चलता कि वो मतलब कि उनसे अलग हो चुका है, या फिर उसे अब ये नहीं पता है कि वो कहाँ पर है या फिर उसकी फैमिली कहाँ पर है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं द चाइल्ड वैंडर्ड ऑफ वाइल्ड शॉपिंग, यानी कि बच्चा भटकते हुए अपने पेरेंट्स से मतलब कि दूर चला गया शॉपिंग करते वक्त। इसी तरह अगर मान लीजिए कि आप पार्क में अपने दोस्त के साथ जो है वो वॉक कर रहे हो और अचानक जो है वो फूल या फिर मतलब कि बर्ड्स को देखते देखते किसी और डायरेक्शन में आप जो है वो निकल जाते हो, तब भी हम कह सकते हैं ही वैंडर्ड ऑफ इनटू द पार्क, यानी कि वो बिना किसी खास मकसद के जो है वो पार्क के अंदर इधर उधर चला गया। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ये ध्यान रखना है कि वैंडर ऑफ का मतलब होता है बिना किसी खास डायरेक्शन या फिर पर्पस के इधर उधर मतलब कि दूर चले जाना, तो उसे हम जो है वो वैंडर ऑफ होना या फिर करना कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, द लिटिल बॉय वैंडर्ड ऑफ फ्रॉम हिज पेरेंट्स, यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि एक छोटा बच्चा या फिर एक जो छोटा लड़का है वो अपने पेरेंट्स से भटकते हुए दूर चला गया, यानी कि वो जानबूझकर नहीं गया था बल्कि इधर उधर देखते हुए या फिर किसी चीज़ में अगर वो मतलब कि दूसरी चीज़ को नोटिस कर रहा था या फिर ध्यान दे रहा था दूसरी चीज़ों पर, तो ऐसा ही करते हुए कुछ मतलब कि वो उनसे अलग हो चुका था। तो इस तरीके से हमें समझना है कि वैंडर ऑफ यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है वॉन्ट आउट। वॉन्ट आउट का क्या मतलब होता है? टू वॉन्ट टू लीव और एस्केप फ्रॉम अ सिचुएशन, यानी कि किसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहना या फिर छोड़ देना चाहना। ओके, उसे हम क्या कहेंगे? वॉन्ट आउट हम उसे कहेंगे। वॉन्ट आउट का मतलब होता है जब कोई इंसान किसी जॉब, किसी रिलेशनशिप, किसी टीम, किसी एग्रीमेंट या फिर किसी भी सिचुएशन में हो रहता है, यानी कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में यानी कि पर्टिकुलर मोमेंट पे वो रह रहा था और आगे वो नहीं रहना चाहता या फिर उससे बाहर निकलना चाहता है, तब हम जो है वो वॉन्ट आउट का यूज़ कर सकते हैं। जब किसी को लगता है कि अब मैं इस सिचुएशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता, तब हम जो है वो वॉन्ट आउट का यूज़ कर पाएंगे। ओके, मान लो एक एम्प्लॉय अपनी जॉब से जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रोज़ का स्ट्रेस और प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब वो उस कंपनी में काम नहीं करना चाहता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे कि ही वॉन्ट्स आउट ऑफ हिज जॉब, यानी कि वो अपनी जॉब को मतलब कि छोड़ना चाहता है या फिर उससे बाहर निकलना चाहता है। इसी तरह अगर मान लीजिए कि कोई प्लेयर अपनी टीम में खुश नहीं है और दूसरी टीम में जो है वो जाना चाहता है, तो हम कह सकते हैं द प्लेयर वांट्स आउट ऑफ द टीम, यानी कि वो अपनी टीम को जो है वो छोड़कर बाहर निकलना चाहता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि वांट आउट का मतलब होता है कि किसी सिचुएशन, किसी जॉब, किसी रिलेशनशिप या फिर ग्रुप को छोड़कर बाहर निकलना चाहना, उससे बाहर होना चाहना, तो उसे हम क्या कहेंगे? वांट आउट उसे हम कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, शी वॉन्ट्स आउट ऑफ द बिजनेस पार्टनरशिप, यानी कि इसका मतलब क्या है कि वो बिजनेस पार्टनरशिप से बाहर निकलना चाहती थी, यानी कि अब वो उस पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं रहना चाहती थी या फिर उसे छोड़ना चाहती थी। इस तरीके से इसका मतलब निकलता है। आई होप आपको ये भी फ्रेजल वर्ब अच्छे से समझ आ चुका है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है वेज आउट। दोस्तों वेज आउट का क्या मतलब होता है? टू रिलैक्स एंड डू नथिंग फॉर अ वाइल, यानी कि आराम करना और कुछ भी ना करना कुछ समय के लिए, यानी कि बस आराम से टाइम बिताना, उसे हम जो है वो वेज आउट कहते हैं। यानी कि वेज आउट का मतलब होता है कि जब आप बहुत ही थक जाते हो या फिर बस आराम करना चाहते हो बिना कोई काम किए, तो इस वक्त जो है वो आप या तो टीवी देख सकते हो, फ़ोन चलाते हो, बेड या फिर सोफ़ा पर मतलब कि लेटे होते हो, बस रिलैक्स कर रहे होते हो, चिल कर रहे होते हो, तो उसे हम जो है वो वेज आउट करना कह सकते हैं। जब कोई इंसान पूरे दिन की पढ़ाई, ऑफिस या फिर किसी मुश्किल काम के बाद अपने दिमाग और बॉडी को रेस्ट देना चाहता है, तब वेज आउट का यूज़ किया जाता है। मान लो आप पूरा दिन जो है वो ऑफिस में बिजी थे, घर आने के बाद जो है वो आपने सोफे पर बैठकर टीवी ऑन कर लिया और डिसाइड किया कि आज कोई काम नहीं करना, बस रिलैक्स करना है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं आई एम जस्ट गोइंग टू वेज आउट ऑन द काउच, यानी कि अब मैं बस सोफा पर बैठकर आराम करना चाहूँगा, यानी कि आराम करूँगा, इस तरीके से। या फिर इसी तरह अगर एक स्टूडेंट मतलब कि एग्ज़ाम खत्म होने के बाद बस पूरा दिन सिर्फ मूवीज़ देखता है और रेस्ट करता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ही वेज आउट आफ्टर हिज एग्जाम्स, यानी कि एग्जाम्स के बाद उसने सिर्फ क्या किया? आराम किया, यानी कि इंजॉय किया, इस तरीके से। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान क्या रखना है कि वेज आउट का मतलब होता है सब काम को छोड़कर बस आराम करना, रिलैक्स करना, तो उसे हम जो है वो वेज आउट करना कह सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, आफ्टर वर्क आई जस्ट वॉन्ट टू वेज आउट एंड वॉच टीवी। यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि काम के बाद जो है वो मैं बस आराम करना और टीवी देखना चाहता हूँ। यानी कि पूरे दिन काम करने के बाद उसका मन सिर्फ रिलैक्स करने का है और कोई काम करने का नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमने समझा है कि वेज आउट यानी होता क्या है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है वैम्प अप। वैम्प अप का क्या मतलब होता है? टू इम्प्रूव और मेक समथिंग मोर अट्रैक्टिव, यानी कि किसी चीज़ को और ज़्यादा नया और ज़्यादा बेहतर बनाना, ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना, तो उसे हम जो है वो वैम्प अप करना कह सकते हैं। यानी कि वैम्प अप का मतलब होता है कि किसी पुरानी या फिर सिंपल सी चीज़ को इम्प्रूव करके उसे ज़्यादा मॉडर्न, अट्रैक्टिव या फिर इम्प्रेसिव बनाना। इसका जो यूज़ है वो हम खासकर वेबसाइट्स के लिए, रूम्स के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए, डिज़ाइन, मेन्यूज़, प्रोडक्ट या फिर प्लान के लिए कर सकते हैं। ठीक है, जब कोई चीज़ पहले इतनी अच्छी नहीं लगती थी और आप उसमें चेंजेस करके उसे और ज़्यादा मतलब कि अच्छा बना देते हो, बेहतर बना देते हो, तब वैम्प अप यूज़ किया जाता है। मान लो एक शॉप का जो इंटीरियर है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना लग रहा है, शॉप ओनर नए लाइट्स लगवा देता है, पेंट कर देता है, फर्नीचर लगवाता है, तो अब जो शॉप है यानी कि जो दुकान है वो पहले से और भी ज़्यादा सुंदर और मॉडर्न दिखने लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं द ओनर वैम्प अप द शॉप, यानी कि ओनर ने क्या किया है कि शॉप को पूरी तरीके से नया और अट्रैक्टिव बना दिया है। इसी तरह अगर एक कंपनी अपनी वेबसाइट का पुराना डिज़ाइन बदल कर उसमें नए फीचर्स और बेटर लुक ऐड कर देती है, तब भी हम कह सकते हैं द कंपनी वैम्प अप इट्स वेबसाइट, यानी कि कंपनी ने अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करके ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में याद रखिएगा कि वैम्प अप का मतलब होता है किसी चीज़ को इम्प्रूव करके उसे ज़्यादा मॉडर्न, सुंदर या फिर अट्रैक्टिव बनाना, तो उसे हम जो है वो वैम्प अप करना कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, द वैम्प अप द रेस्टोरेंट बिफोर री ओपनिंग इट। इस सेंटेंस का मतलब है कि रेस्टोरेंट को दोबारा खोलने से पहले उन्होंने उसको पूरी तरीके से बेहतर और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया। यानी कि री ओपनिंग से पहले रेस्टोरेंट में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स की गई, जिससे कि वो पहले से ज़्यादा और भी ज़्यादा मतलब कि अच्छा और अट्रैक्टिव दिखने लगा। इसलिए हमने जो है वो यहाँ पर वैम्प अप का यूज़ किया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है अशर इन। अशर इन का क्या मतलब होता है? टू इंट्रोड्यूस और ब्रिंग अबाउट द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, यानी कि किसी नए दौर या फिर चीज़ की शुरुआत करना या फिर शुरुआत लाना, उसे हम जो है वो अशर इन कह सकते हैं। यानी कि अशर इन का मतलब होता है किसी नए दौर, नए सिस्टम या फिर नए चेंज या फिर किसी इंपॉर्टेंट चीज़ की शुरुआत करना। यानी कि कोई इवेंट या फिर एक्शन किसी न्यू बिगिनिंग को जब लेकर आता है तब हम उसे जो है वो अशर इन कह सकते हैं। जब कोई चीज़ पुराने टाइम को ख़त्म करके एक नया फेज़ शुरू करती है, तब अशर इन का यूज़ होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लो एक कंपनी पुराने सॉफ्टवेयर की जगह एक नया और एडवांस्ड सॉफ्टवेयर जो है वो लॉन्च करती है, तो इस नए सॉफ्टवेयर की वजह से कंपनी का काम जो है वो पहले से ज़्यादा फास्ट और ईजी हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं द न्यू सॉफ्टवेयर अशर्ड इन अ न्यू एरा ऑफ एफिशिएंसी, यानी कि नए सॉफ्टवेयर ने कंपनी में एक नया और बेहतर दौर मतलब कि शुरू कर दिया है। इसी तरह अगर किसी देश में एक नई गवर्नमेंट आती है और उसके साथ नए रूल्स और नए रिफॉर्म शुरू होते हैं, तब भी हम कह सकते हैं द न्यू गवर्नमेंट अशर्ड इन मेनी चेंजेस, यानी कि नई गवर्नमेंट के आने से बहुत सारे चेंजेस यानी कि बदलावों की शुरुआत हुई है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि अशर इन का मतलब होता है किसी नए दौर, नए सिस्टम या फिर नए बदलाव की शुरुआत करना, तो उसे हम कहते हैं अशर इन करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट अशर्ड इन अ न्यू एज ऑफ कम्युनिकेशन। इस सेंटेंस का मतलब है कि इंटरनेट की खोज ने कम्युनिकेशन के एक नए दौर की शुरुआत कर दी। यानी कि इंटरनेट आने के बाद लोगों के बात करने और इन्फॉर्मेशन शेयर करने का जो तरीका है वो पूरी तरीके से बदल चुका है और ईजी भी हो चुका है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अशर इन यानी होता क्या है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है रैट ऑन। रैट ऑन का क्या मतलब होता है? टू इन्फॉर्म ऑन समवन और बिट्रे देम बाय टेलिंग अ सीक्रेट, यानी कि किसी की शिकायत कर देना, किसी की पोल खोल देना, धोखा देकर उसकी बात जो है वो सबको बता देना, तो उससे हम क्या कहेंगे? रैट ऑन करना कहेंगे। यानी कि रैट ऑन का मतलब होता है किसी की सीक्रेट बात या फिर गलती किसी अथॉरिटी या फिर दूसरे इंसान को बता देना जिससे कि उस इंसान को प्रॉब्लम हो, यानी कि किसी की कंप्लेंट कर देना या फिर उसकी पोल खोल देना। इस सेंस में हम जो है वो रैट ऑन का यूज़ करते हैं। यानी कि जब कोई इंसान अपने दोस्त या फिर किसी और की जो है वो छुपी हुई बात अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को, पुलिस को या फिर बॉस को बता देता है, तब रैट ऑन यूज़ किया जाता है। अक्सर इससे बिट्रियल या फिर धोखा देने की जो फीलिंग है वो भी सामने आती है। यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि आपके साथ जो है वो विश्वासघात हुआ है, किसी ने आपका जो है वो भरोसा तोड़ा है।
मान लो दो स्टूडेंट जो है वो क्लास में बात कर रहे थे और टीचर ने जो है वो मतलब कि पूछा कि शोर किसने मचाया। एक स्टूडेंट जो है वो अपने दोस्त का जो है वो नाम बता देता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं ही राटेड ऑन हिज फ्रेंड, यानी कि उसने अपने दोस्त की शिकायत कर दी या फिर उसकी पोल खोल दी, इस तरीके से। या फिर मान लीजिए कि इसी तरह अगर ऑफिस में एक एम्प्लॉय कंपनी के रूल्स तोड़ रहा हो और उसका जो कलीग है वो बॉस को सब कुछ बता देता है, तो भी हम कह सकते हैं शी राटेड ऑन हर कोवर्कर, यानी कि उसने अपने कलीग की कंप्लेंट बॉस से मतलब कि कर दी, यानी कि शिकायत लगा दी, इस तरीके से। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि रैट ऑन का मतलब होता है किसी की सीक्रेट बात या फिर गलती जो है वो अथॉरिटी को बता देना, यानी कि उसकी शिकायत या फिर पोल खोल देना। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रैट ऑन करना कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, डोंट रैट ऑन योर फ्रेंड्स फॉर एवरी लिटिल मिस्टेक, यानी कि हर छोटी सी गलती के लिए अपने दोस्तों की शिकायत मत करो। यानी कि हर छोटी बात पर उनकी जो है वो पोल खोलना या फिर उनकी कंप्लेंट्स करना ठीक नहीं होता। इस तरीके से यहाँ पर हमें जो है वो समझाया जा रहा है कि रैट ऑन यानी होता क्या है और किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। इसके बाद हमारा फ्रेजल वर्ब आता है पुल अप। पुल अप का मतलब होता है टू स्टॉप अ व्हीकल और टू क्रिटिसाइज समवन फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यानी कि या तो गाड़ी रोकना या फिर किसी को उसकी गलती के लिए डांटना या फिर टोकना। ओके, पुल अप के जो है वो दो कॉमन मीनिंग्स होते हैं। पहला मतलब होता है किसी गाड़ी को रोकना, जब कोई ड्राइवर कार, बाइक या फिर बस को मतलब कि किसी जगह लाकर रोकता है तब पुल अप यूज़ किया जाता है। मान लो आप जो है वो टैक्सी में जो है वो सफ़र कर रहे हो और आप अपने घर के सामने जो है वो पहुंच गए। आप ड्राइवर से कहते हो कि प्लीज़ पुल अप हियर, यानी कि प्लीज़ यहीं पर गाड़ी रोक दीजिए। इस तरीके से हम जो है वो पुल अप का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मतलब होता है किसी की गलती के लिए उसे डांटना या फिर टोकना, जब कोई टीचर, कोई बॉस या फिर कोई मतलब कि पेरेंट जो है वो किसी की मिस्टेक पर उसे सीरियसली बात करते हैं, उसे डांटते हैं, थोड़ा डांटते धमका देते हैं, तो उसे भी जो है वो पुल अप कहा जा सकता है। मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय है जो बार बार जो है वो ऑफिस लेट आता है। एक दिन मैनेजर जो है वो उसे कैबिन में बुलाकर जो है वो उसकी मतलब कि डांट लगाते हैं, अच्छे से उसे डांट देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं द मैनेजर पुल अप हिम फॉर बीइंग लेट, यानी कि मैनेजर ने उसे लेट आने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा डांटा। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि पुल अप का मतलब होता है या तो गाड़ी को रोक देना या फिर उसकी यानी कि किसी इंसान को उसकी गलती के लिए डांटना, तो उसे हम जो है वो पुल अप करना कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द टीचर पुल अप हिम फॉर टॉकिंग ड्यूरिंग द क्लास। इस सेंटेंस का मतलब है कि टीचर ने क्लास के दौरान बात करने की वजह से उसे डांटा, यानी कि स्टूडेंट क्लास में बातें कर रहा था इसलिए टीचर ने उसकी गलती पर उसे टोक दिया या फिर डांट लगाई। इस तरीके से हमें समझना है कि पुल अप इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता क्या है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है फ्लेयर अप। दोस्तों फ्लेयर अप का मतलब होता है टू सडनली बिकम वर्स और स्टार्ट सडनली, यानी कि अचानक किसी चीज़ का भड़क उठना या फिर अचानक बढ़ जाना, उसे हम जो है वो फ्लेयर अप होना कहते हैं। ठीक है, यानी कि फ्लेयर अप का मतलब होता है जब कोई प्रॉब्लम, कोई इमोशन, कोई डिसीज़ या फिर जो कोई फाइट है, कोई फायर है, अचानक से शुरू हो जाती है या फिर पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि कोई चीज़ एकदम से भड़क उठती है या फिर तेज़ हो जाती है, तो उसे हम जो है वो फ्लेयर अप होना कह सकते हैं। इसका जो यूज़ है वो अक्सर हम आर्ग्यूमेंट्स के लिए, एंगर के लिए, पेन के लिए, डिसीज़ के लिए, वायलेंस के लिए या फिर जो आग है यानी कि फायर के लिए भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि दो दोस्त किसी बात पर जो है वो शांति से बात कर रहे होते हैं, अचानक उनके बीच जो है वो बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दोनों जो है वो ज़ोर ज़ोर से लड़ने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे, एन आर्ग्यूमेंट टू फ्लेयर अप बिटवीन दैम, यानी कि उनके बीच अचानक से बहुत ही मतलब कि तेज़ बहस शुरू हो गई। या फिर इसी तरह अगर किसी इंसान को मतलब कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और कुछ दिन जो है वो सब कुछ मतलब कि ठीक था, लेकिन अचानक जो है वो उसके जॉइंट्स में फिर से जो है वो बहुत ही ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है, तब भी हम कह सकते हैं हिज अर्थराइटिस फ्लेयर अप अगेन, यानी कि उसकी जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो अचानक से फिर से बढ़ गई। ठीक है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि फ्लेयर अप का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम, किसी फाइट, डिजीज़ या फिर इमोशन का अचानक से शुरू हो जाना, या फिर अगर वो मतलब कि प्रॉब्लम पहले से मौजूद थी तो उसका और भी ज़्यादा मतलब कि इंटेंस या फिर सीवियर यानी कि बढ़ जाना, तो उसे हम जो है वो फ्लेयर अप कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है, द पेन फ्लेयर अप आफ्टर ही स्टार्टेड रनिंग। इस सेंटेंस का मतलब है कि जैसे उसने दौड़ना शुरू किया उसका दर्द जो है वो अचानक बढ़ गया, यानी कि पहले दर्द इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन भागना मतलब कि भागने से क्या हुआ कि दर्द जो है वो एकदम से तेज़ हो गया। इस तरीके से हमने समझा है कि फ्लेयर अप का मतलब क्या होता है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा जो अगला फ्रेजल वर्ब आता है वो है फॉल आउट। फॉल आउट का क्या मतलब होता है,
टू हैव एन आर्ग्यूमेंट एंड स्टॉप बीइंग फ्रेंडली, यानी कि झगड़ा हो जाना और दोस्ती या फिर जो अच्छे रिलेशंस है या फिर जो अच्छे रिश्ते हैं उनका खत्म हो जाना, उन्हें हम जो है वो फॉल आउट होना कह सकते हैं। यानी कि फॉल आउट का मतलब होता है जब दो या फिर दो से ज़्यादा लोगों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और उसके बाद उनके जो रिश्ते हैं वो खराब हो जाते हैं या फिर वो एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, तो उसे हम जो है वो फॉल आउट होना कह सकते हैं। जब किसी मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट या फिर डिसएग्रीमेंट की वजह से दोस्ती या फिर रिलेशनशिप टूटने लगती है, तब फॉल आउट यूज़ किया जाता है। मान लीजिए कि दो बेस्ट फ्रेंड जो है वो मतलब कि हर वक्त साथ रहते हैं। एक दिन जो है वो पैसे की बात को लेकर उनके बीच जो है वो बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया और उसके बाद जो है वो दोनों ने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया। ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे? द टू फ्रेंड्स फेल आउट ओवर मनी, यानी कि पैसे की वजह से दोनों दोस्तों ने क्या किया? झगड़ा कर लिया और बातें करना बंद कर दिया, यानी कि उनकी दोस्ती खराब हो गई इस तरीके से। या फिर मान लीजिए कि इसी तरह अगर दो बिजनेस पार्टनर्स किसी डिसीजन पर एग्री नहीं होते हैं और उनके बीच जो है वो इतना बड़ा डिस्प्यूट हो जाता है कि वो साथ काम करना ही छोड़ देते हैं, तब भी हम कह सकते हैं द पार्टनर्स फेल आउट ओवर द बिजनेस डील, यानी कि बिजनेस डील को लेकर उनका झगड़ा हो गया और उनके रिश्ते खराब हो गए। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको क्या ध्यान रखना है? फॉल आउट का मतलब होता है किसी से झगड़ा हो जाना और उसके बाद जो है वो उसी व्यक्ति के साथ या तो दोस्ती या फिर जो अच्छे रिश्ते थे उनका भी मतलब कि खत्म हो जाना, खराब हो जाना, उन्हें हम कहते हैं फॉल आउट होना। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, दे फेल आउट आफ्टर अ हीटेड आर्ग्यूमेंट। इस सेंटेंस का मतलब है कि एक तीखी बहस के बाद उनका झगड़ा हो गया और उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया या फिर उनके रिलेशन जो है वो खराब हो गए। यानी कि आर्ग्यूमेंट इतना बड़ा था कि उसकी वजह से उनके जो अच्छे रिश्ते हैं वो भी खराब हो चुके थे। इस तरीके से हमने समझा है कि फेल आउट या फिर फॉल आउट यानी होता क्या है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है फासन अप। फासन अप का मतलब होता है टू फासन और सिक्योर समथिंग टाइटली, यानी कि मजबूती से बांधना या फिर अच्छी तरीके से किसी चीज़ को बंद करना। यानी कि फासन अप का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छी तरीके से बांधना, बंद करना या फिर सिक्योर करना ताकि वो खुले नहीं या फिर हिले नहीं। इसका जो यूज़ है वो अक्सर सीट बेल्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बटन्स, जिप्स यानी कि जो चेन्स होती है, बैग्स होती है, डोर्स होती है, फिर जो रोप्स होती है उसके लिए हम जो है वो इसका यूज़ कर सकते हैं। जब आप किसी चीज़ को सेफ्टी या फिर सिक्योरिटी के लिए मजबूती से बंद कर देते हो तब अब जो है वो हम फासन अप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वो कार में बैठते हो और कार चलाने से पहले जो है वो ड्राइवर सबसे पहले कहता है कि अपनी सीट बेल्ट अच्छे से लगा लो, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? प्लीज़ फासन अप योर सीट बेल्ट। इस तरीके से हम जो है वो कह सकते हैं, यानी कि अपनी सीट बेल्ट को अच्छी तरीके से बांध लीजिए। इसी तरह अगर आप जो है वो ट्रैवल के लिए बैग पैक कर रहे हो और आपकी जो बैग है उसकी जिप खुली हुई है, तब आप जो है वो उसी मतलब कि उसे जो है अच्छी तरीके से बंद कर देते हो, तब हम कह सकते हैं शी फासन अप हर बैग बिफोर लीविंग, यानी कि उसने जो है वो निकलने से पहले अपनी बैग को अच्छी तरीके से बंद कर दिया। ठीक है, यानी कि सिंपल वर्ड्स का ध्यान रखना है कि फासन अप का मतलब होता है किसी चीज़ को मजबूती से बांधना या फिर अच्छी तरीके से बंद कर देना एक जगह पर, मतलब कि स्थिति मतलब कि उसे जो है वो अच्छी तरीके से सिक्योर कर देना ताकि वो यानी कि हिले नहीं, इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, फासन अप योर जैकेट बिफोर गोइंग आउटसाइड। इस सेंटेंस का मतलब है कि बाहर जाने से पहले अपनी जैकेट को अच्छी तरीके से बंद कर लो, यानी कि बाहर ठंड हो सकती है, इसलिए जैकेट के बटन्स या फिर जो जिप है उसे ठीक तरीके से जो है वो बंद कर लेना चाहिए। इस तरीके से हमें समझाया गया है कि फासन अप इस फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा जो अगला फ्रेजल वर्ब है वो आता है एज आउट। एज आउट का क्या मतलब होता है? टू डिफीट और सरपास समवन बाय अ स्मॉल मार्जिन, यानी कि किसी को बहुत ही थोड़े से अंतर से हरा देना, मुश्किल से आगे निकल जाना। ठीक है, एज आउट का मतलब होता है किसी कंपटीशन, किसी मैच, इलेक्शन या फिर रेस में किसी को बहुत ही छोटे डिफरेंस से हरा देना या फिर उससे जो है वो थोड़ा सा आगे निकल जाना, यानी कि जीत होती है लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से, उसे हम कहते हैं एज आउट होना। यानी कि जब दो लोग या फिर दो टीम्स लगभग बराबर परफॉर्म करते हैं लेकिन आखिर में एक इंसान या फिर एक टीम सिर्फ थोड़े से डिफरेंस से जीत जाती है, तब एज आउट यूज़ किया जाता है। मान लो कि दो क्रिकेट टीम्स के बीच जो है वो बहुत ही एक्साइटिंग मैच चल रहा है, लेकिन आखिरी ओवर तक जो है वो किसी को नहीं पता कि कौन जीतेगा, लेकिन लास्ट बॉल पर सिर्फ जो है वो एक टीम सिर्फ एक रन से जीत जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं टीम ए एज आउट टीम बी बाय 1 रन, यानी कि टीम ए ने क्या किया है कि टीम बी को बहुत ही कम डिफरेंस से हरा दिया है। इसी तरह अगर मान लीजिए कि दो स्टूडेंट फर्स्ट रैंक के लिए जो है वो compete कर रहे हैं और एक स्टूडेंट जो है वो सिर्फ 1 मार्क से जो है वो मतलब कि आगे निकल चुका है या फिर फर्स्ट मतलब कि आ जाता है, तब भी हम कह सकते हैं रिया एज आउट अमन इन द फाइनल रिजल्ट। इस तरीके से, ठीक है, यानी कि रिया ने जो है वो अमन को बहुत ही कम डिफरेंस से क्या कर दिया है, तो पीछे छोड़ दिया है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि एज आउट का मतलब होता है किसी को बहुत ही थोड़े से अंतर से हरा देना या फिर उससे आगे निकल जाना, उसे हम जो है वो एज आउट करना या फिर होना कह सकते हैं।
जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल यहाँ पर आता है, शी एज आउट हर अपोनेंट इन द फाइनल राउंड। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने फाइनल राउंड में अपने अपोनेंट को बहुत ही कम डिफरेंस से हरा दिया, यानी कि दोनों का परफॉर्मेंस लगभग बराबर था, लेकिन आखिर में आते आते यानी कि वो थोड़ी सी मतलब कि लीड लेकर जो है वो जीत गई। तो इस तरीके से आपको जो है वो ध्यान रखना है कि एज आउट का मतलब होता क्या है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा जो अगला फ्रेजल वर्ब आता है वो है एग ऑन। एग ऑन का क्या मतलब होता है? टू एनकरेज समवन टू डू समथिंग, स्पेशली समथिंग फुलिश और रॉन्ग, यानी कि किसी को उकसाना, ओके, किसी को गलत या फिर रिस्की काम करने के लिए भड़काना, तो उसे हम जो है वो एग ऑन कह सकते हैं। यानी कि एग ऑन का मतलब होता है किसी इंसान को बार बार एनकरेज करना या फिर उकसाना ताकि वो कोई काम करे, खासकर जब वो गलत काम हो, रिस्की हो, या फिर मतलब कि पागलपन वाला सा कोई काम हो, फुलिश हो, यानी कि आप किसी को कर दो कुछ नहीं होगा ऐसा कहकर जब भड़काते हो या फिर उकसाते हो करने के लिए जो है वो उसे फोर्स करते हो, तब हम उसे जो है वो एग ऑन कह सकते हैं। जब कोई इंसान पहले किसी काम को करने में हिचकिचाता है लेकिन दूसरे लोग जब उसे बार बार उकसाते हैं और आखिर में वो जो है वो काम कर देता है, तब एग ऑन का यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो कि स्कूल में जो है वो प्रैंक करने से पहले डर रहा था, लेकिन उसके फ्रेंड जो है वो बार बार कहते हैं कि अरे यार कुछ नहीं होगा, टीचर कुछ नहीं कहेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो आखिर में वो स्टूडेंट क्या करता है कि प्रैंक कर ही देता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं? हिज फ्रेंड्स एग ऑन हिम, यानी कि उसके दोस्तों ने उसे जो है वो प्रैंक करने के लिए क्या किया? उकसाया, फोर्स किया, इस तरीके से। इसी तरह अगर मान लीजिए कि किसी क्रिकेट मैच में जो है वो ऑडियंस प्लेयर्स को अग्रेसिवली खेलने के लिए जोर जोर से चीयर करती है, तो हम कह सकते हैं द क्राउड एग द प्लेयर्स ऑन। सॉरी, किस तरीके से? द क्राउड एग द प्लेयर्स ऑन, इस तरीके से हम कह सकते हैं, यानी कि क्राउड ने प्लेयर्स को और ज़्यादा जोश के साथ जो है वो खेलने के लिए मोटिवेट किया या फिर उकसाया, इस तरीके से। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि एग ऑन का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए उकसाना या फिर भड़काना, खासकर जब वो काम गलत हो या फिर रिस्की हो, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, हिज फ्रेंड्स एग हिम ऑन टू जंप इनटू द रिवर, यानी कि सेंटेंस का मतलब क्या है कि उसके दोस्तों ने उसे नदी में कूदने के लिए उकसाया, यानी कि पहले शायद वो कूदना नहीं चाहता था लेकिन दोस्तों के बार बार कहने पर वो तैयार हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि काम रिस्की था, डेंजरस था, इसलिए हमने जो है वो एग ऑन का यूज़ किया है। ठीक है, आई होप आपको ये भी फ्रेजल वर्ब अच्छे से समझ आ चुका है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है ईज ऑफ। ईज ऑफ का मतलब होता है टू बिकम लेस सीवियर और टू रिड्यूस प्रेशर, यानी कि कम हो जाना, धीरे कर देना या फिर दबाव कम करना, तो उसे हम ईज ऑफ कहते हैं। यानी कि ईज ऑफ का मतलब होता है जब कोई चीज़ धीरे धीरे कम हो जाती है या फिर कोई इंसान किसी चीज़ की इंटेंसिटी या फिर प्रेशर को कम कर देता है, तो उसे हम जो है वो ईज ऑफ करना कहते हैं। इसका जो यूज़ है वो अक्सर हम किसी दर्द के लिए, बारिश के लिए, प्रेशर के लिए, वर्कलोड के लिए, स्पीड के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जब कोई प्रॉब्लम पहले ज़्यादा होती है और बाद में उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, तब ईज ऑफ का यूज़ किया जाता है। मान लीजिए कि सुबह बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी लेकिन कुछ देर बाद बारिश बिल्कुल हल्की हो गई, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं द रेन इज़ ऑफ इन द आफ्टरनून, यानी कि दोपहर में बारिश की इंटेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। इसी तरह अगर कोई बॉस पहले एम्प्लॉयज़ पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डालता है लेकिन बाद में जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और प्रेशर कम कर देता है, तो हम कह सकते हैं द मैनेजर ईज ऑफ द प्रेशर, यानी कि मैनेजर ने प्रेशर को क्या कर दिया? कम कर दिया। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि ईज ऑफ का मतलब होता है किसी काम का किसी चीज़ का जो है किसी चीज़ का कम हो जाना या फिर किसी चीज़ का जो प्रेशर है, किसी की चीज़ की जो इंटेंसिटी है उसे जो है वो कम कर देना या फिर उसका कम हो जाना, उसे हम जो है वो ईज ऑफ होना या फिर करना कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, द पेन फाइनली ईज ऑफ आफ्टर सम रेस्ट, यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि कुछ आराम करने के बाद आखिरकार जो दर्द है वो कम हो गया। यानी कि पहले दर्द जो था वो बहुत ही ज़्यादा था लेकिन रेस्ट के बाद उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो गई? कम हो गई। तो इस तरीके से हमने समझा है कि ईज ऑफ यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है ड्रॉप बाय। ड्रॉप बाय का क्या मतलब होता है? टू विजिट समवन कैजुअली और फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कि अचानक मिलने आ जाना, थोड़ी देर के लिए किसी से मिलने जाना, उसे हम जो है वो ड्रॉप बाय कह सकते हैं। ड्रॉप बाय का मतलब होता है कि बिना किसी फॉर्मल प्लान के या फिर बिना किसी से मतलब कि मिलने के लिए जो है वो मतलब कि थोड़ी देर के लिए चले जाना, यानी कि किसी के घर, ऑफिस या फिर जगह पर कैजुअली विजिट करना, ठीक है, बिना किसी इंटेंशन के। यानी कि जब आप किसी से मिलने के लिए जो है वो थोड़ी देर के लिए जाते हो और कोई बड़ा प्लान नहीं होता, तो हम जो है वो ड्रॉप बाय का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका दोस्त आपके घर के पास रहता है और आप
आप जो है वो उसके एरिया से गुजर रहे होते हो और सोचते हो कि थोड़ी देर के लिए जो है वो उससे मिल लेता हूँ या फिर उससे मिलता हुआ चला जाता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं आई ड्रॉप बाय माई फ्रेंड्स हाउस यस्टरडे, यानी कि मैं कल अपने दोस्त के घर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही मिलने चला गया था। या फिर इसी तरह अगर मान लीजिए कि कोई कलीग ऑफिस में आपके कैबिन में जो है वो बिना किसी अपॉइंटमेंट के सिर्फ बात करने के लिए ऐसे ही आ जाता है, तब भी हम कह सकते हैं शी ड्रॉप बाय माई ऑफिस इन द मॉर्निंग, यानी कि वो सुबह मेरे ऑफिस में थोड़ी देर के लिए बस मिलने आ गई थी, ऐसे आ गई थी। ठीक है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में याद रखना है कि ड्रॉप बाय का मतलब होता है किसी से कैजुअली या फिर थोड़ी देर के लिए मिलने चले जाना, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ड्रॉप बाय कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है आई विल ड्रॉप बाय योर हाउस दिस इवनिंग। इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं आज शाम तुम्हारे घर थोड़ी देर के लिए मिलने आऊँगा, यानी कि कोई स्पेशल प्लान नहीं है, बस कैजुअली मिलने आना है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ड्रॉप बाय यानी होता क्या है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा जो अगला फ्रेजल वर्ब है वो है काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब होता है टू डिपेंड ऑन और ट्रस्ट समवन और समथिंग, यानी कि किसी पर भरोसा करना, किसी पर निर्भर यानी कि डिपेंड होना, उसे हम कह सकते हैं काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब होता है किसी इंसान या फिर किसी चीज़ पर पूरा भरोसा करना कि वो आपकी हेल्प करेगा या फिर ज़रूरत के टाइम आपका साथ देगा। जब आपको यकीन होता है कि कोई पर्सन या फिर कोई चीज़ रिलायबल है, तब काउंट ऑन यूज़ किया जा सकता है। जब किसी सिचुएशन में आप किसी के सपोर्ट या फिर हेल्प की उम्मीद रखते हो, तब हम जो है वो काउंट ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो एक स्टूडेंट को प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और उसे पता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड हमेशा उसकी हेल्प करता है। ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं आई कैन काउंट ऑन माई बेस्ट फ्रेंड फॉर हेल्प, यानी कि मैं अपने दोस्त की हेल्प पर भरोसा कर सकता हूँ। इसी तरह अगर एक टीम का कैप्टन अपने प्लेयर्स पर ट्रस्ट करता है कि वो मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे, तब भी हम कह सकते हैं द कैप्टन काउंट्स ऑन हिज टीम, यानी कि कैप्टन अपनी टीम पर क्या करता है, भरोसा करता है, विश्वास करता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में याद रखिएगा कि काउंट ऑन का मतलब होता है किसी पर भरोसा करना या फिर किसी की हेल्प सपोर्ट के लिए डिपेंड रहना, उसे हम कहते हैं काउंट ऑन करना या फिर होना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है यू कैन काउंट ऑन मी वेन एवर यू नीड हेल्प, यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि जब भी तुम्हें हेल्प की यानी कि मदद की ज़रूरत हो, तो तुम मुझ पर जो है वो पूरा मतलब कि भरोसा कर सकते हो या फिर मुझ पर जो है वो डिपेंड हो सकते हो। यानी कि बोलने वाला कह रहा है कि वो ज़रूरत के टाइम सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से हमने समझा है कि काउंट ऑन यानी कि होता क्या है। अब दोस्तों लगभग यहाँ पर जो है वो हमने हमारे सारे जो फ्रेजल वर्ब्स है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब एक आखिरी फ्रेजल वर्ब हमारे पास बचता है, उसे भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो आखिरी फ्रेजल वर्ब हमारा कौन सा होता है। दोस्तों आज का हमारा लास्ट फ्रेजल वर्ब आता है एक्ट अप। दोस्तों एक्ट अप का मतलब होता है टू बिहेव बैडली और नॉट वर्क प्रॉपरली, यानी कि गलत बिहेव करना या फिर किसी चीज़ का ठीक से काम ना करना। एक्ट अप का मतलब होता है जब कोई इंसान बैड बिहेवियर करने लगे या फिर कोई मशीन, कोई डिवाइस या फिर कोई जो बॉडी है वो काम करना बंद कर दे या फिर प्रॉब्लम देने लगे, तो इसके लिए हम जो है वो एक्ट अप का यूज़ कर सकते हैं। इसका जो यूज़ है वो पीपल के लिए और थिंग्स के लिए, दोनों के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। जब कोई बच्चा शरारत करने लगता है, ज़्यादा परेशान करता है, अपना जो है वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं दिखाता है, तब एक्ट अप का यूज़ किया जा सकता है। मान लो एक बच्चा घर में बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहा है, किसी की बात मान भी नहीं रहा, किसी की बात सुन नहीं रहा, तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं द चाइल्ड इज एक्टिंग अप, यानी कि ये बच्चा जो है वो मतलब कि बैड बिहेव कर रहा है। इसी तरह अगर मान लीजिए कि आपका जो लैपटॉप है वो अचानक स्लो हो जाए और प्रॉपरली काम ना करे, तब भी हम कह सकते हैं माई लैपटॉप इज एक्टिंग अप टुडे, यानी कि मेरा लैपटॉप आज ठीक से काम नहीं कर रहा है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एक्ट अप का मतलब होता है बैड बिहेवियर करना या फिर मतलब कि किसी चीज़ का प्रॉपरली काम ना करना, तो उसे हम जो है वो एक्ट अप कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस है माई फोन इज एक्टिंग अप सो आई कांट यूज सम एप्स, यानी कि इसका मतलब क्या है कि मेरा फ़ोन ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं कुछ ऐप्स यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। यानी कि फ़ोन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी है और वो नॉर्मल तरीके से जो है वो वर्क नहीं कर पा रहा है। इस तरीके से यहाँ पर हमने समझा है कि एक्ट अप यानी होता क्या है और कैसे हम जो है वो हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में या फिर मतलब कि हमारी वोकैब के लिए जो है वो हम कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको सारे आज के जो फ्रेजल वर्ब्स है वो अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, समझ आ चुके हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये सेशन है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और साथ ही साथ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ भी आई होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें।
और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहां पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।